अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। नौलखा खार की चोरी की कहानी आपने बहुत पुरानी किताबों में पढ़ी होगी। मेरी जवानी के दौर में इसकी फिल्म भी बनी थी। ये बादशाहों और राजों महाराजों की दुनिया की ख्याली कहानी थी। मैं आपको एक हकीकी हार की चोरी की वारदात सुना रहा हूँ। ये राजों महाराजों और नवाबों की नहीं, बल्कि उन घरानों की कहानी है जहाँ बाप अपनी बेटियों के लिए सोने का हल्का सा हार सारी उम्र की मेहनत और मशक्क़त से और पैसा पैसा करके जमा की हुई पूंजी से बनाया करते हैं, और जहाँ कोई बेटी उस वक्त तक ब्याही नहीं जाती जब तक उसका बाप अपना खून, अपना सुकून और अपनी नींदें सोने के एक हार की सूरत में अपनी बेटी के गले में नहीं डालता। अगर सोने का ये हार, जिसकी चमक में एक गरीब बाप के खून की लाली हो, चोरी हो जाए तो वो बाप खुदकुशी न करे तो बावला ज़रूर हो जाएगा। ऐसे ही एक बाप मेरे थाने में आया। उसका रंग उड़ा हुआ था, बुढ़ापे के असरात तो थे ही। उसकी आंखों में मुझे ज़रा सी भी चमक नज़र नहीं आ रही थी, जैसे मौत ने उसकी आंखों को नूर से महरूम कर दिया हो। मेरे घर से सोने का हार और कुछ नकदी चोरी हो गई है, उसने कहा। कब? 5-6 रोज़ हो गए हैं, उसने जवाब दिया। आपको आज पता चला है कि चोरी हुई है? मैं आपको चोरी का सही दिन और वक्त नहीं बता सकता, उसने कहा। 5-6 रोज़ हुए, पता चला कि ट्रंक से सोने का हार और नकदी 300 रुपये गायब है। मैं बता नहीं सकता कब, किस वक्त और किस तरह कोई हाथ साफ कर गया। मेरे पास आप इतनी देर से क्यों आए? मैं अपने तौर पर चोरी का सुराग लगाने की कोशिश करता रहा, उसने जवाब दिया। हमने चोर का सुराग लगा लिया है। वो औरत है, मानती नहीं। सबूत ऐसा मिला है जिसे कोई झुठला ही नहीं सकता। मुझे सबूत बताएं। उसके नाम पर लोटा घूम गया था, उसने जवाब दिया। हमने अपने मौलवी साहब को बुलाया था, वो लोटे का अमल करते हैं। इस औरत की पर्ची लोटे में पड़ी तो लोटा घूम गया, सबने देखा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों के यहाँ लोटे के ज़रिए चोरी का सुराग लगाने का तरीका आम इख्तियार किया जाता है। देहात में इसका रिवाज ज़्यादा है। चोरी का सुराग लगाने के इस किस्म के तरीके बरसग़ीर पाक व हिंद के बाद अफ्रीका के हबशी कबाइल में राइज हैं। लोटे का अमल इस तरह किया जाता है कि एक आमिल को बुलाया जाता है, वो मिट्टी का लोटा लेकर आता है। लोटा ज़मीन पर रख दिया जाता है। इसे एक लड़का दोनों हाथों से थाम कर रखता है। जिन अफराद पर चोरी का शक हुआ, इन्हें इर्द गिर्द बिठा लिया जाता है। आमिल कुछ पढ़ता है, फिर एक मुश्तबा अफराद के नाम की पर्ची लोटे में डालता है। अगर लोटे में कोई हरकत ना हो तो ये फर्द शक से बरी समझा जाता है। लोटे से उसकी पर्ची निकाल ली जाती है, दूसरे फर्द के नाम की पर्ची डाली जाती है। अगर चोर मुश्तबा अफराद में से मौजूद है तो जो ही उसके नाम की पर्ची लोटे में पड़ती है, लोटा थोड़ा सा घूम जाता है। मैं ऐसी कोई राय नहीं दूंगा कि लोटा चोर की पर्ची पर वाकई घूमता भी है या नहीं। मैंने लोटा घूमते कभी नहीं देखा। मैं थानेदार था, मुझे ये मालूम था कि चोरी की या किसी और वारदात की रिपोर्ट आती थी तो मेरा सर लोटे की तरह घूमने लगता था, लेकिन ये पता चलाना मुहाल होता था कि इसे कौन से मुजरिम की पर्ची घुमा रही है। यह आदमी चोरी की रिपोर्ट देने आया तो मुझे ये सुनकर ज़रा भर इत्मीनान न हुआ कि लोटे ने चोर का सुराग लगा लिया है। मेरे लिए लोटा कोई शहादत नहीं थी। कानून लोटे को तस्लीम नहीं करता। मैं सबूत पूछ रहा हूँ, मैंने कहा। मैं लोटे की गवाही पर इस औरत को गिरफ्तार नहीं कर सकता। हुजूर, 7 औरतों के सामने लोटा घूमा था, उसने कहा। मौलवी साहब गवाह हैं, वो हमारी मस्जिद के इमाम हैं। इमाम तो झूठ नहीं बोलेगा, आप उनसे पूछ लें। मैंने और मौलवी साहब ने इस औरत से कई बार कहा है कि वो हार और नकदी दे दे और हम खामोश रहेंगे, पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेंगे, मगर वो लड़ने पर आ जाती है। मौलवी साहब का भी कहा नहीं मानती। उसके खामिद को भी डरा धमका कर देख लिया है। आप उनके घर की तलाशी लें तो हमारा माल बरामद हो जाएगा। आप इस औरत और इसके खामिद को थाने बुलाकर ज़रा रौब से कहें तो वो माल दे देंगे। माल कहाँ था? मैंने कहा। मुझे अच्छी तरह बताएं।
एक ट्रंक में कपड़ों के नीचे जेवरात के डब्बे पड़े थे। उसने कहा, ये मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए अपना पेट बांध कर बनाए हैं। इनमें हार सबसे ज़्यादा कीमती था। इसी डब्बे के नीचे 10-10 रुपये के नोटों की सूरत में 300 रुपया रखा था। सिर्फ हार और नोट चोरी हुए हैं? मैंने पूछा। जी हाँ, उसने जवाब दिया, बाकी डब्बे बिल्कुल महफूज पड़े हैं। अजीब बात यह है कि कपड़ों को देखो जो तह किए हुए इन डब्बों पर पड़े थे, उसी तरह पड़े देखे जैसे इन्हें किसी ने छेड़ा ही नहीं। ट्रंक को ताला लगा हुआ था? जी हाँ, उसने हैरत का इजहार करते हुए कहा, ताला लगा हुआ था, तोड़ा नहीं गया, किसी दूसरी चाबी से खोला गया होगा। ये ट्रंक किसी ऐसी जगह पड़ा था जहाँ बाहर का कोई आदमी या कोई औरत इसे आसानी से खोल सकती थी? ऐसी बात भी नहीं, उसने कहा। ये ट्रंक अंदरूनी कमरे में रखा हुआ था। इसके ऊपर एक ट्रंक, इस पर एक सूटकेस और इस पर एक और सूटकेस रखा था। ये नीचे पड़े हुए थे? ना जी, उसने जवाब दिया, जेवर वाले ट्रंक के ऊपर ही पड़े रहे। चोर ने पूरे इत्मीनान से वारदात की है। ऊपर से ट्रंक और सूटकेस उतारे, जेवरात वाला ट्रंक अपनी चाबी से खोलकर हार वाला डब्बा और नोट निकाले, ताला बंद किया, उतारे हुए ट्रंक और सूटकेस ऊपर रखे और गया। आपको चोरी का पता किस तरह चला? मेरी बीवी ने कुछ और पैसे इस ट्रंक में रखने के लिए ट्रंक खोला तो चोरी का पता चला, उसने जवाब दिया। इससे चंद दिन पहले आप अपने घर के तमाम अफराद समेत कहीं बाहर गए थे? मैंने पूछा। मकान को 1-2 रोज़ या ज़्यादा से ज़्यादा दिन ताला लगा रहा? मैं अपनी बीवी के साथ एक रिश्तेदार की शादी पर गया था, उसने जवाब दिया, लेकिन घर को ताला नहीं लगाया गया क्योंकि मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां यहीं थीं। इनकी उम्रें क्या हैं? बड़े बेटे की उम्र 25 साल के करीब है, उसने जवाब दिया। इससे छोटी बेटी है, इसकी उम्र 21 साल हो चुकी है। इससे छोटी एक और बेटी है, उम्र 17 साल, और इससे छोटा एक और बेटा है जिसकी उम्र 14 साल है। घर में पर्दा है? सख्त पर्दा, उसने जवाब दिया, इतना सख्त कि मैं अपनी बेटियों को बाहर नहीं जाने देता। और बेटे? मैंने पूछा। उन पर आपने किस किस्म की सख्त पाबंदी आयद कर रखी है? आप मेरे बेटों पर शक ना करें, उसने जवाब दिया, वो घर में कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। आप मेरे पास रिपोर्ट लेकर आए हैं? मैंने कहा। मुझे इससे ना रोकें कि मैं किस पर शक करता हूँ और क्या शक करता हूँ। मैं आपके शक्कों की पाबंदी नहीं करूँगा। आप जवान बेटों के मुतालिक मुझे ना बताएं कि उन पर मैं शक करूँ या ना करूँ। किसी और पर शक की ज़रूरत इसलिए नहीं कि मैं चोर की निशानदेही कर रहा हूँ, उसने कहा। आप इसे पकड़ें। क्या इस औरत के आपके घर वालों के साथ ताल्लुकात इतने गहरे हैं कि उसे ये भी मालूम हो कि आपने जेवरात कहाँ रखे हुए हैं? मैंने पूछा। वो आपके घर सुबह शाम आती रहती है? इतनी ज़्यादा तो नहीं आती, उसने जवाब दिया, और मेरा ख्याल है कि उसे ये मालूम नहीं होगा कि हमने क्या और कहाँ रखा हुआ है। आपने इसे किस शक की बिना पर लोटे के अमल के लिए बुलाया था? वो ज़रा सिर पिटाया और बोला, मैंने नहीं, मौलवी साहब ने बुलाया था। ये पेशे नज़र रखिए कि लोटे के अमल के लिए उन मर्दों और औरतों को बुलाया जाता है जिन पर शक हो। उन्हें किसी बहाने से बुलाया जाता है। बाज़ लोग तो साफ बता देते हैं कि इस मकसद के लिए हमारे घर आओ। जिसे बुलाओ वो दिल में कितनी ही शदीद नाराज़गी क्यों न रखे, वो आने से इनकार नहीं करता। इस आदमी को इस औरत पर शक नहीं था जिसका वो बार बार नाम ले रहा था। इसके बयान के मुताबिक मौलवी साहब आए तो उन्होंने अपने ऊपर मराक़िबे की कैफियत तारी करके कहा कि चोर इनमें नहीं है। उन्होंने इस औरत के घर की सिमत और 1-2 निशानियां बताकर कहा कि चोर वहाँ हैं और वो औरत है। चुनांचे इस औरत को बुलाया गया और लोटा उसी की पर्ची पर घूमा। मैं इस आदमी को टाल नहीं सकता था। मैं जो सोच रहा था वो ये था कि इतने ज़ेवरात में से सिर्फ हार गया और नकदी ट्रंक के ऊपर ट्रंक और सूटकेस जिस तरह रखे थे इसी तरह रखे रहे। ताला तोड़ा नहीं गया, नकब लगी नहीं, घर खाली भी नहीं था। मेरे मज़ीद कुरेदने पर इस आदमी ने बताया कि घर में नौकर या नौकरानी भी नहीं है। घर में महल्ले की जो औरतें आती हैं वो ट्रंकों वाले कमरे तक नहीं जा सकती। इससे मेरे दिल में ये शक पैदा हुआ कि चोर घर में है। इसी शक की बिना पर मैंने इसकी औलाद की उम्रें पूछी थीं। चोरी की ये वारदात इस आदमी के लिए नई और हैरत अंगेज़ थी। मेरे लिए और किसी भी थानेदार के लिए ये कोई अजूबा नहीं था। वो जितना परेशान था
मैं इतना ही मुतमईन था। उसे शायद मालूम नहीं था कि पुलिस वाले सही मायनों में हैरानकुन वारदातों को भी हैरानकुन नहीं समझते। आप मेरी रिपोर्ट लिख लें, उसने कहा, और कार्रवाई करें। मैं कार्रवाई शुरू कर देता हूँ, मैंने कहा, लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ कि रिपोर्ट ना लिखवाएं। आप मुझे टाल रहे हैं, उसने कहा। आपको ये एहसास नहीं कि मैंने किस तरह बेटी के लिए ये जेवरात बनवाए हैं? मैं गरीब आदमी हूँ। आप शायद हैरान हो रहे हों कि एक मामूली सा शहरी एक थानेदार को रौब से कह रहा था कि उसकी रिपोर्ट लिखी जाए। उस दौर में जब हम आज़ाद नहीं थे, हर शहरी अपना हक समझता था कि थानेदार उसकी बात सुने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। बाद में केस में गड़बड़ हो जाना और बात थी। कोई थानेदार किसी शहरी को उसके हक से महरूम करने की जुर्रत नहीं करता था। पुलिस वाले दूसरी पार्टी से चाय पानी वसूल करके हेरा फेरी करना चाहते तो बाद में कर लिया करते थे। पुलिस किसी भी दौर में हेरा फेरी और चाय पानी से पाक नहीं रही, लेकिन यह हाल कभी नहीं हुआ था जो आज अपने मुल्क में देखने में आ रहा है। अक्सर थानेदारों की पहली कोशिश ये होती है कि रिपोर्ट रजिस्टर ना की जाए और रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को किसी न किसी तरह भगा दिया जाए। थानेदारों की इस बेरुखी की एक वजह यह है कि जुराइम इतने बढ़ गए हैं कि शहरों के हर थाने के इलाके में हर घंटे बाद एक वारदात होती है। थानेदार कितनी वारदातें संभाल सकते हैं? हमारे वक्तों में जुराइम की ये भरमार नहीं थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त सियासी पार्टियों के पाले हुए गुंडों की फौज नहीं हुआ करती थी। यह आदमी जिसके घर से हाथ चोरी हो गया था, इसरार कर रहा था कि मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज करूं, लेकिन मैं टाल रहा था। मैं कार्रवाई से गुरेज नहीं कर रहा था। टालने का जो जवाब था वो मैं उसे बताना नहीं चाहता था। आप मेरे मुसलमान भाई हैं, मैंने उसे कहा। मैं आपको चोर पकड़ दूंगा, लेकिन इस वारदात को थाने के रिकॉर्ड में ना आने दें। वो मेरे इशारे समझ नहीं रहा था। घूम फिर कर मौलवी के लोटे पर आ जाता और कहता कि मैं इस औरत को डरा धमका कर उससे माल दिला दूं और अगर वो ना दे तो उसे गिरफ्तार कर लूं। मगर चोरी की नौयत ऐसी थी कि मेरा दिमाग घूम फिर कर उसके घर पहुंच जाता और कहता कि मलिक चोर इसी घर में है। मैं गलत भी हो सकता था। उसका यह अपना वहम दूर करने के लिए ज़रूरी था कि मैं उसके घर जाऊं। उसके इसरार पर मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसके साथ उसके घर को रवाना हो गया। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि यह आदमी कौन था। कस्बे में एक सरकारी अस्पताल था और ये आदमी इस अस्पताल में डिस्पेंसर था, इसलिए इसने अपने घर में दवाई खाना खोल रखा था जहाँ वो मामूली अमराज और ज़ख्मों का इलाज किया करता था। उसका बड़ा बेटा तहसील के दफ्तर में क्लर्क था। ये कस्बा तहसील हेडक्वार्टर था। ये बेटा, जिसकी उम्र 25 साल थी, मैट्रिक पास था। इस आदमी की 2 जवान बेटियां थीं और दोनों अनपढ़ थीं। उस दौर में मुसलमानों के यहाँ लड़कियों को तालीम देने का रिवाज नहीं था। पर्दा बड़ा ही सख्त था। इसके घर में दाखिल होते ही मैंने दीवारों और किवाड़ों को गौर से देखना शुरू कर दिया। पहले डेवड़ी आई, जिसका एक दरवाज़ा बाहर और एक अंदर था। आगे सहन आ गया। दाएं तरफ बरामदा था। इसके पीछे एक बड़ा कमरा। वो मुझे इस कमरे में ले गया। इसके साथ ही एक छोटा कमरा था। बड़े और छोटे कमरों के दरमियान एक दरवाज़ा था और कोई ऐसा दरवाज़ा या खिड़की नहीं थी जो इस कमरे का रिश्ता किसी और कमरे से या बरामदे से कायम करती। ये कमरा दरअसल कोठरी था जो 3 अतराफ से बंद थी। सिर्फ एक दरवाज़ा था जो इसे बड़े कमरे से मिलाता था। ट्रंक इस छोटे कमरे यानी कि कोठरी में रखे हुए थे। मकान के और भी कमरे थे, लेकिन इनका मेरी तफ्तीश के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। सहन में सीढ़ियाँ थीं जो छत पर जाती थीं। मैं ऊपर गया। इस मकान की छत दाएं बाएं और अकब के मकानों से मिली हुई थी। फसील भी थी और बैतुल खुला छत पर था। ऊपर से चोर आ सकता था, लेकिन उन दोनों कमरों में नहीं जा सकता था क्योंकि अक्टूबर नवंबर का महीना था। घर वाले सहन और बरामदे में सोते थे। इसके अलावा चोर के लिए यह भी मुश्किल थी कि सीढ़ियाँ बंद और नीचे दरवाज़ा था जो मुझे बताया गया कि बंद ही रहता था। कोई ऊपर जाए तो खोला जाता था। मेरे जायजे ने मुझे यकीन दिला दिया कि चोर बाहर से नहीं आया। बाहर से कोई तजुर्बेकार चोर आ सकता था और अगर वो तजुर्बेकार होता तो सारे जेवरात ले जाता। वो ट्रंक के ऊपर के सूटकेस वगैरह नीचे ही पड़े रहने देता। यह भी काबिल गौर था कि ऐसी वारदात जिसमें
चोर उसी जगह हाथ डालता है जहाँ माल होता है। एक घर भेदी का वजूद लाजमी होता है। घर भेदी अमूमन घर के नौकर होते हैं। इस घर में नौकर भी नहीं था, नौकरानी भी नहीं थी। मैं जब मकान का जायज़ा लेकर बैठा तो डिस्पेंसर के दोनों बेटे मौजूद थे। मैंने उनके चेहरों को बड़ी गौर से देखा। मैं इन चेहरों पर आवारा और नाखलफ बेटों के तासुरात ढूंढ रहा था जो मुझे नजर न आए। मैंने एक बात बड़े बेटे से की, लेकिन जवाब बाप ने दिया। मैंने दानिस्ता बड़े बेटे से एक और सवाल पूछा। इसका जवाब भी बाप ने दिया। मैंने उसे कहा कि जवाब इसी को देने दें। बाप की मौजूदगी में बेटे का बोलना मुनासिब नहीं था। उसने हाकिमों के लहजे में कहा और इस लहजे में हिकारत का रंग पैदा करके दोनों बेटों से कहा, जाओ दोनों, भागो यहाँ से। वो दोनों जाने लगे तो मैंने दोनों के चेहरों को देखा। छोटा बेटा तो मायूस नजर आता था। बड़े बेटे के चेहरे पर गुस्से के नुमायां आसार पैदा हो गए थे। मैं जान गया कि ये फिरौन किस्म का बाप है। अपनी राय की तस्दीक के लिए मैंने इसे कहा कि वो जवान बेटों के साथ ऐसा सलूक ना किया करे। अगर औलाद को अपने पाँव के नीचे ना रखो तो ख़राब हो जाती है, उसने कहा। मैंने बेटों और बेटियों को अपने सामने कभी नहीं बोलने दिया। आप इन्हें मारते पीटते भी हैं? क्यों नहीं, उसने जवाब दिया। मैं तो अब भी बड़े बेटे की ठुकाई कर दिया करता हूँ। इस मौजू को मैंने यहीं रहने दिया। अलबत्ता मेरे दिल में एक शक पैदा हो गया जिसे मैंने जहन में महफूज कर लिया। ये शक भी हो सकता था और मेरे शक की शहादत भी। पेशतर इसके कि मैं इस औरत को तफ्तीश में शामिल करूं जिसके नाम की पर्ची पर लोटा घूमा था। मैं आपसे कहता हूं कि इस औरत ने चोरी नहीं की। मैंने कहा, आप मुझे इसी तरह कायल कराएं कि चोरी इसी ने की है कि वो किस तरह इस घर में आई होगी, ट्रंकों वाले कमरे तक किस तरह गई होगी, इसे इतना ज़्यादा वक्त किस तरह मिला होगा कि उसने जेवर वाले ट्रंक के ऊपर से एक सूटकेस उतारा, उसके नीचे से दूसरा सूटकेस उतारा, उसके नीचे से ये वज़नी ट्रंक उतारा जो मैंने देखा है, और इसके नीचे वाले ट्रंक का ताला खोला, सिर्फ हार और नकदी निकाली, ट्रंक बंद किया और फिर इतना वज़नी ट्रंक और सूटकेस इसके ऊपर रखे और वह घर से निकल गई और किसी को पता ही न चला। ये मालूम करना आपका काम है कि उसने चोरी किस तरह की है, उसने कहा। मैं आपको 16 आने यकीन के साथ बता रहा हूँ कि चोरी इसी ने की है। मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हैं, मौलवी साहब का लोटा झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने कुरान का कलाम पढ़कर लोटा घुमाया था। आप मुसलमान हैं, आप कलाम पाक को तो बरहक मानते हैं ना? मैं कुरान को बरहक मानता हूँ, मैंने कहा, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये औरत इंसान की बच्ची नहीं, ये चुड़ैल है या जिन है या बदरू है। आप मौलवी साहब से पूछ लें, अगर वो आमिल हैं तो इन्हें इस औरत की असलियत का भी इल्म होगा। कोई इंसान इस तरह चोरी नहीं कर सकता। हैरत और शायद दहशत से भी उसका मुंह खुल गया और वो अहमकों की तरह मुझे देखने लगा। जब तक मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, मैं इस औरत को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उसे तफ्तीश में शामिल भी नहीं करूँगा। मैंने कहा, आप मुझे ये बताएं कि आपने या आपके घर वालों ने जिन अफराद पर शक किया था, इनमें ये औरत शामिल थी? नहीं। क्यों नहीं, मैंने पूछा। वो खामोश रहा। मैंने कहा, इसलिए कि आपके पास उसके खिलाफ शक करने की कोई वजह नहीं थी। उसे इस घर में इतनी बेतकल्लुफ़ी और इतनी आज़ादी हासिल नहीं थी कि खुले बंदों इस घर में फिरती रहती और नज़र बचाकर आपके ज़ेवरात उठाकर ले जाती। मौलवी साहब ने कहा था कि इस औरत को भी बुलाओ, उसने कहा। मैंने देखा कि अब उसकी आवाज़ में पहली वाली खुद एतमादी नहीं थी। कहने लगा कि मौलवी साहब को गैब से इशारा मिला था। मेरे दिल में एक और शक पैदा हुआ, मौलवी ने इस औरत पर क्यों शक किया था? ये औरत आई तो मौलवी का लोटा इसी के नाम पर घूमा। मैं गैब के इशारों का कायल नहीं था। अगर इस मौलवी को वाकई गैब से इशारे मिलते थे तो वो मेरे काम का आदमी था। मुझे मुजरिमों का सुराग लगाने में अजियत से गुजरना पड़ता था। इसका अंदाज़ा आपने मेरी कहानियों से किया होगा। ये मौलवी गैब के इशारों से मुझे तफ्तीश के झंझट से बचा सकता था। मैंने डिस्पेंसर से कहा कि वो अपने किसी बेटे को भेजे और मौलवी को यहाँ बुला लाए। वो एक लड़के को भेजकर मेरे पास आया तो मैंने उसे कहा कि मैं उसके घर की मस्तूरा से भी कुछ पूछना चाहता हूँ। वो तो पर्दे में है, उसने कहा। आप मुझसे पूछ लें, आप दिन भर घर से बाहर रहते हैं। मैंने कहा, या आपकी बीवी और बेटियां बता सकती हैं कि ये औरत किस अंदाज से इस घर में आती थी। मुझे और भी बहुत कुछ पूछना है। आप मुसलमान हैं, उसने कहा।
जवान लड़कियों का थानेदार के सामने आना ठीक तो नहीं। मैं मुसलमान भी हूँ और थानेदार भी हूँ, बुर्दा फरोश नहीं हूँ। मैंने कहा, अगर आप मुझे अपने बेटियों के साथ भी बात करने की इजाज़त नहीं देते और बेटों को भी बात नहीं करने देते तो अपनी रिपोर्ट वापस ले लें, मैं अपनी तफ्तीश रोक देता हूँ। आपने अपने बेटों को उस वक्त कमरे से भगा दिया जब मैं उनसे कुछ पूछ रहा था। मैंने अपने काम में किसी की ऐसी मुदाखलत कभी बर्दाश्त नहीं की थी। मुश्तबा औरत के मुतालिक मुझे घर की औरतों से ही कुछ पता चल सकता है। वो अपनी बेटियों को मुझसे छुपा नहीं रहा था, पर्दे की पाबंदी कर रहा था। वो उन मुसलमानों में से था जिनमें मज़हब की अंधी अकीदत होती है, अपनी अकल से ज़र्रा भर काम नहीं लेते और मज़हब के पर्दे में मज़हब के मनाफी हरकत भी कर गुजरते हैं। इनकी नीयत में कोई ख़राबी नहीं होती। मैं उसे समझाता रहा कि वो अपना हार और नकदी वापस लेना चाहता है तो उसे मेरे कहने पर अमल करना होगा, मगर वो पत्थर तबीयत का आदमी मालूम होता था। मौलवी साहब आ गए। मैंने डिस्पेंसर को कमरे से निकाल दिया और मौलवी को सामने बिठाकर गौर से देखा। मैंने इस मौलवी से ज़्यादा तंदुरुस्त आदमी कभी नहीं देखा था। इसकी उम्र 35 साल के लगभग थी। चेहरा जवानी के जोश से दमक रहा था, आंखों में सेहत का खुमार था, जिस्म भरा भरा और दाढ़ी छोटी छोटी थी। मौलाना, मैंने एहतराम से कहा, मैं मुसलमान हूँ, दिलो जान से आपकी कदर करता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी ऐसी है कि कभी मुझे नाखुशगवार बातें भी करनी पड़ती हैं। मैं आपसे पेश की माफ़ी मांग लेता हूँ और अर्ज़ करता हूँ कि मैं जो पूछूँ वो सोचकर और बिल्कुल सच बताएं, और ये भी याद रखें कि ये कानून का मामला है। आपके मुँह से निकले हुए अल्फाज आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। उसने आंखें बंद करके मखमूल लहजे में कहा, पूछो, क्या पूछते हो? तुम दुनिया के कानून की बात करते हो, हम खुदा के कानून के गुलाम हैं। सुना है कि आपके लोटे ने एक चोर पकड़ा है। हाँ, उसने खुमार के लहजे में कहा, वो एक औरत है। क्या ये औरत इंसान है? तो क्या तुम उसे गधी समझते हो? उसने जवाब दिया। नहीं हुजूर, मैंने गुलामों के लहजे में कहा, गधी तो नहीं समझता। ये औरत मुझे जिन या बदरू मालूम होती है, या इस पर जिन या बदरू का कब्जा है। आप खुदा के बरगुज़ीदा इंसान हैं, गैब से आपको इशारे मिलते हैं। आपको ये मालूम हो सकता है कि ये औरत ही है या कोई शरर शरार है। तुम्हें ये शक क्यों हुआ है? इसलिए हुजूरे अनवर, मैंने जवाब दिया कि ये तो औरत ज़ात है, कोई पेशावर और उस्ताद चोर भी इस तरह चोरी नहीं कर सकता जिस तरह इस औरत ने की है। वो इस तरह आई कि किसी को नज़र नहीं आई। उसने जेवरात वाले ट्रंक के ऊपर से न ट्रंक उतारा, न सूटकेस उतारे, न ट्रंक का ताला खोला और सोने का हार ले गई। इसे शायद सिर्फ हार पसंद था। ये किसी औरत की बदरू मालूम होती है। मैंने सुना है कभी कभार कोई चुड़ैल या बदरू या जिन किसी आदमी पर आशिक हो जाता है और औरत के रूप में आकर उसके साथ शादी कर लेता है। ये औरत ऐसी ही मालूम होती है। तुम इसे बुलाकर गिरफ्तारी की धमकी दो, उसने पहले की तरह खुमारालूद आवाज़ में कहा। फिर मैं इसे अपने घर बुलाकर देखूंगा कि असल में है क्या है ये। मौलाना आली मकाम, मैंने जाहिल मुरीदों की तरह पूछा। इस घर वालों को इस औरत पर शक नहीं था। आप अपना लोटा लेकर आए और कहा कि इस औरत को भी बुलाओ। अगर हुजूर के मिजाज मुक़द्दस पर गिरा न गुजरे तो इस नाचीज़ बंदे को बता सकते हैं कि जनाब को इस औरत पर क्यों शक हुआ था। अगर ये हर किसी को मालूम हो जाए कि हमें इस गुनाहगार पर किस तरह और क्यों शक हुआ था, तो हम में और तुम जैसे आम बंदों में फ़र्क क्या रह जाएगा? गैब के इशारे हर किसी को नहीं मिला करते। वो अब इस तरह बोल रहा था जैसे ख्वाब में बोल रहा हो। हुजूर वाला, मैंने कहा, मालूम होता है कि इस औरत को भी गैब से इशारा मिला था कि फ़लाँ तरीके से चोरी करो। ये गुनाहगार औरत है, उसने कहा। गुनाहगारों को इशारे नहीं मिला करते। फिर आलीजा, मैंने कहा, इस औरत ने चोरी भी नहीं की। मेरा लोटा झूठ नहीं बोल सकता, उसने आवाज़ में रौब पैदा करके कहा। खुदा के कामों में दखल न दो। काबिले सद एहतराम मौलाना, मैंने कहा, आपका लोटा झूठ नहीं बोल सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। उसने यूं आंखें खोल दी जैसे किसी ने उसे नीचे से सुई चुभो दी हो। उसके गंदमी गालों पर सुर्खी आ गई। मैंने आगे झुककर उसे धीमी आवाज़ में कहा, होश में आओ मौलवी साहब, मैं मुसलमान हूँ, आपका एहतराम मुझ पर फ़र्ज़ है, मुझे गुस्ताखी का मौका न दें। मैं लोटे के अमल की बात कर रहा हूँ।
جہاں ہتھکڑیوں کی مسمر رسم چلتی ہے وہاں لوٹے کا جادو نہیں چل سکتا۔ میں نے تھانے داروں کی طرح کہا، مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا تھا کہ یہ عورت بھی مشتبہ ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ لوٹے کے عمل کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے جن پر شک ہوتا ہے، اور شک کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ سارے محلے کو تو لوٹے کے گرد جمع نہیں کر سکتے۔ اس عورت پر آپ نے شک کیا تھا، شک کی کیا وجہ تھی؟ مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس نے جواب دیا، اس میں مجھے کچھ راز معلوم ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس چوری چکاری کے 4-5 کیس ہیں۔ میں نے کہا، ملزموں کا پتہ نہیں چل رہا۔ آپ جیسی بھی خدمت کہیں گے کروں گا۔ ملزموں کی نشاندہی کر دیں۔ آپ کو غیب کے اشارے ملتے ہیں اور آپ پر کیفیت بھی طاری ہوتی ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے۔ وہ اب خمار والی کیفیت سے بیدار ہو چکا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ لوٹے کو ایک لڑکا دونوں ہاتھوں سے تھام کر رکھتا ہے، بعض عامل لوٹے کو خود تھام کر رکھتے ہیں۔ اس مولوی نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس نے 13-14 سال کی عمر کے ایک لڑکے کو لوٹے پر ہاتھ رکھنے اور پچی ڈالنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں نے ڈسپنسر کو اندر بلا کر کہا کہ وہ اس لڑکے کو بلا لائے۔ مولوی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لوٹا جب گھوما تھا تو آپ نے اس عورت سے کچھ کہا تھا؟ میں نے مولوی سے پوچھا، مجھے تفصیل سے بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ نے یا ڈسپنسر نے کیا سلوک کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوٹے کے عمل کو نہیں مانتے، مولوی نے کہا۔ اس کے لہجے میں اب بناوٹ نہیں تھی۔ کہنے لگا، میں نے اپنی طرف سے تو اس پر چوری کا الزام نہیں لگایا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، نہ کوئی دشمنی ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے وہ مجھے اپنے خلاف شک میں ڈال رہا تھا۔ میں پوچھ کچھ اور رہا تھا۔ میں نے جو بات پوچھی ہے وہ بتائیں، میں نے اسے کہا۔ میں نے سب کو کہہ دیا کہ چوری اسی عورت نے کی ہے، اس نے کہا۔ ڈسپنسر نے اسے سب کے سامنے کہا کہ وہ مال دے دے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ وہ غصے میں آ گئی، قسمیں کھانے لگی۔ مولوی صاحب، میں نے کہا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبان سے بات نکالنے سے پہلے کئی بار سوچ لیں۔ آپ کے الفاظ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اس عورت کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ میں نے اسے یہ بات کچھ سوچ کر کہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، ایک خاص قسم کا رد عمل صاف نظر آیا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ مولوی اور ڈسپنسر نے اس عورت کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے اور اس کا کوئی گواہ بھی ہے یا نہیں۔ مولوی کے چہرے کے تاثر کی تبدیلی نے میرا شک پختہ کر دیا۔ مولوی صاحب، میں نے اس کی پوری بات سنے بغیر کہا، آپ ان لوگوں کے امام ہیں، میں بھی آپ کا احترام کرتا ہوں۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، میں کسی وقت آپ کو تھانے بلاؤں گا اور آپ کا بیان لوں گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت نے چوری نہیں کی؟ اس نے پوچھا۔ آپ اسے تھانے نہیں بلائیں گے؟ میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کروں گا، میں نے کہا۔ اگر آپ لوگ خود ہی کوئی تصفیہ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کسی مسلمان کی بے عزتی نہ ہو۔ میرا مقصد دراصل کچھ اور تھا۔ اتنے میں وہ لڑکا آ گیا جسے لوٹے کے عمل میں استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے مولوی سے پوچھا کہ یہی لڑکا تھا؟ وہ معلوم نہیں کیا کہنا چاہتا تھا مگر زبان ہکلا گئی۔ میں اس واردات پر غور کرنے کے لیے تھانے جانے کے لیے اٹھا۔ لڑکے سے کہا کہ وہ میرے ساتھ تھانے چلے۔ لڑکے کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ بار بار مولوی کی طرف دیکھتا تھا۔ میں باہر نکلا تو لڑکے کا باپ میرے کانسٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مجھے جھک کر سلام کیا اور بولا، حضور، یہ میرا بچہ ہے، اسے حضور نے کیوں بلایا ہے؟ لڑکے کو دیکھا، خوف نے اس کا چہرہ سفید کر دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ تھانے چلا چلے۔ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پولیس اور تھانے کی دہشت سے جو لوگ واقف ہیں اس کے اثرات کو وہی بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے مولوی کو وقتی طور پر فارغ کر دیا، ڈسپنسر کو بھی ساتھ نہ لیا۔ لڑکے اور اس کے باپ کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ باپ کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ میری تسلیوں، حوصلہ افزائیوں کا اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے مخبروں کو بلانے کا انتظام کیا۔ پھر لڑکے اور اس کے باپ کو اپنے دفتر میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ بیٹا، میں نے لڑکے سے کہا، میں جو پوچھوں بالکل صحیح بتانا ورنہ اس تھانے سے نکل کر نہیں جا سکو گے۔ بالکل صحیح بتانا اوئے، باپ نے بیٹے سے کہا۔ خان صاحب کے آگے جھوٹ نہ بولنا۔ لوٹا اپنے آپ گھوما تھا،
میں نے لڑکے سے پوچھا۔ لڑکے نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ باپ کی حوصلہ افزائی سے اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں جی، لوٹا اپنے آپ نہیں گھوما تھا، میں نے گھمایا تھا۔ کیوں؟ مولوی صاحب نے کہا تھا، لڑکے نے جواب دیا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا، پانی منگوا کر اسے پلایا۔ ڈرو نہیں، میں نے کہا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ بڑی مشکل سے اس سے پوری بات سنی، اجرا کی، اور یہ ڈرامہ سامنے آیا کہ یہ لڑکا مولوی سے مسجد میں قرآن پڑھنے جاتا تھا۔ ایک روز مولوی نے اسے کہا کہ وہ ایک گھر میں لوٹے کے عمل کے لیے جا رہا ہے، اس میں وہ اس لڑکے کو استعمال کرے گا۔ لڑکے کی ڈیوٹی یہ بتائی کہ وہ لوٹے کو دائیں بائیں سے دونوں ہاتھوں سے تھامے رکھے گا۔ مولوی اسے ایک ایک پرچی دے گا جو وہ لوٹے میں ڈالے گا، پھر لڑکا لوٹا الٹا کر کے پرچی باہر پھینک دے گا۔ مولوی اسے اگلی پرچی دے گا اور لڑکا وہی عمل دہرائے گا۔ مولوی نے اسے بتایا کہ ہر پرچی لوٹے میں ڈالنے کے لیے مولوی کے ہاتھ سے لیتے وقت وہ مولوی کی طرف دیکھے گا۔ کوئی ایک پرچی لڑکے کو دیکھ کر مولوی اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے گا۔ یہ پرچی لوٹے میں ڈال کر لڑکا لوٹے کو اتنا گھما دے کہ ہر کسی کو لوٹے کی حرکت نظر آ جائے۔ مولوی نے لڑکے کو اس کام کے 4 آنے دیے، لوٹا گھمانے کی ریہرسل کرائی اور ایک روز اسے ڈسپینسر کے گھر لے گیا۔ وہاں 5-6 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مولوی نے جاتے ہی کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اوٹ پٹانگ سی حرکتیں کر کے کہا کہ ایک انسان کم ہے۔ اس نے عجیب طریقے سے ایک گھر کی سمت اور نشانیاں بتا کر کہا کہ اس عورت کو بھی بلایا جائے۔ وہ عورت آ گئی۔ مولوی نے لوٹا فرش پر رکھ کر لڑکے کو بتایا کہ لوٹے کو کس طرح پکڑے۔ لڑکے نے لوٹے کے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ لیا۔ مولوی نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پرزوں پر ہر ایک عورت سے نام پوچھ کر پرچیوں پر لکھ لیے، پھر ایک ایک پرچی لڑکے کے ہاتھ میں دینے اور اسے لوٹے میں ڈالنے کے لیے کہنے لگا۔ لڑکا ہر پرچی لیتے وقت مولوی کی آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا۔ آخر ایک پرچی لڑکے کے ہاتھ میں دے کر مولوی نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ لڑکے نے پرچی لوٹے میں ڈالی اور دونوں ہاتھ لوٹے کے پہلوؤں پر رکھ کر لوٹے کو گھما دیا۔ سب نے لوٹے کی یہ حرکت دیکھی۔ مولوی نے لوٹے سے پرچی نکال کر نام پڑھا۔ یہ اس عورت کا نام تھا جسے مولوی نے بلایا تھا۔ یہ عورت شور مچانے لگی کہ میں نے کسی کی چوری نہیں کی، یہ جھوٹا الزام ہے۔ مولوی نے اسے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے اسے مجرم ثابت کیا ہے۔ ڈسپینسر نے اسے کہا کہ وہ ہار اور روپے واپس کر دے۔ عورت رونے لگی۔ مولوی نے اسے کہا کہ نہا دھو کر مسجد میں آ جانا اور وہاں بتانا کہ تم نے چوری نہیں کی۔ عورت نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی کہ میں دیکھتی ہوں کہ کون مجھے چور کہتا ہے۔ لڑکے کو اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اسے اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ گھر چلے جائیں اور کسی سے ذکر نہ کریں کہ انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہے یا نہیں۔ لڑکے سے کہا کہ مولوی اس سے ضرور پوچھے گا، اسے یہ بتانا کہ تم نے مجھے اصل بات نہیں بتائی۔ باپ کو کچھ اور ہدایات دے کر دونوں کو گھر بھیج دیا۔ مجھے یہی شک تھا جس کی تصدیق اس لڑکے نے کر دی۔ مولوی بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی تھانے دار کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ میں نے ایسے کئی مولوی، عامل، پیر، جوگی، پنڈت، سنیاسی اور سادھو دیکھے تھے۔ پولیس والے ان کی اصلیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس مولوی نے پہلا تھانے دار دیکھا تھا۔ یہاں میں اتنی سی بات کہوں گا کہ عوام الناس کو اس مقصد کے لیے گنوار اور ان پڑھ رکھا جاتا ہے کہ انہیں الو بنا کر اپنا الو سیدھا کیا جائے۔ مذہبی رہنما بھی یہی کرتے ہیں اور سیاسی رہنما بھی یہی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ مولوی میرے لیے کوئی عجیب و غریب چیز نہیں تھا۔ مجھے اب یہ دیکھنا تھا کہ مولوی کی نیت کیا تھی۔ کیا وہ اس عورت کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا؟ کیا ڈسپینسر بھی بلیک میلنگ میں شامل ہے؟ اور کیا ہار اور نقدی چوری ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ یہ واضح ہو کر میرے سامنے آنے لگا کہ چوری نہیں ہوئی۔ اگر چوری ہوئی ہوتی تو تمام زیورات جاتے۔ قرائن بتا رہے تھے کہ مولوی اور ڈسپینسر نے اس عورت کو پھانسنے کی کوشش کی۔ اس جرم کے پس منظر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ طریقہ صحیح نہیں تھا کہ میں ان دونوں سے پوچھ گچھ کرتا، بلکہ انہیں یہ تاثر دینا تھا کہ مجھے ان پر کوئی ایسا ویسا شک نہیں، میری توجہ صرف چوری پر ہے۔ مجھے عقل مند قسم کے مخبروں کی ضرورت تھی۔ میں نے مخبر بلا رکھے تھے۔ شام کو سول ہسپتال کا ڈاکٹر آ گیا۔ ڈسپینسر اسی ہسپتال میں ملازم تھا۔ اس نے ڈسپینسر کے کیس کی سفارش کی اور کہا کہ ڈسپینسر نے شکایت کی ہے کہ میں
चोरी का माल बरामद कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। डॉक्टर मेरे साथ बातें कर ही रहा था कि तहसीलदार आ गया। डिस्पेंसर का बेटा तहसील के दफ्तर में मुलाजिम था। उसने तहसीलदार से कहा था कि मैं तफ्तीश में कोताही कर रहा हूँ। वो भी सिफारिश के लिए आया था। दोनों के मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे थे। मैंने इन्हें बताया कि आज की तफ्तीश में मेरे सामने क्या आया है। मौलवी और उसके लोटे के मुतालिक इन्हें बताते मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि वो दोनों हिंदू थे। हिंदू खुद तोहम परस्ती की मारी हुई कौम है, लेकिन मुसलमानों की कमज़ोरियों और मजाकखेज़ तोहमात का हिंदू मजाक उड़ाते हैं। इस हिंदू डॉक्टर और तहसीलदार ने भी मौलवी का मजाक उड़ाया, जो दरअसल इस्लाम पर तंज थी। बहरहाल वो मेरे हमनवा हो गए। ये डिस्पेंसर आदत और अखलाक का कैसा है? मैंने डॉक्टर से पूछा। कट्टर मुसलमान है, डॉक्टर ने बताया। बदमिजाज और खपती है। अगर मुझे उसकी 2 जवान बेटियों का ख्याल ना होता तो मैं इसे नौकरी से निकलवा देता। मैंने डिस्पेंसर के बेटे के मुतालिक तहसीलदार से पूछा। तहसीलदार कोई राय न दे सका, क्योंकि यह आदमी उसके दफ्तर में मामूली सा क्लर्क था। तहसीलदार उसे अच्छी तरह जानता भी नहीं था। कुछ देर गपशप लगाकर ये दोनों चले गए। इनके जाने के कुछ देर बाद मेरे बुलाए हुए मुखबिर आने लगे। इनमें एक औरत भी थी। पहले सुनाई हुई कहानियों में मैं आपको मुखबिर औरतों के मुतालिक तफसील से बता चुका हूँ कि ये कौन होती हैं, कहाँ से आती हैं और क्या कुछ कर सकती हैं। इत्तेफाक से मेरी ये मुखबिर औरत डिस्पेंसर के महल्ले की रहने वाली थी और मुसलमान थी। मैंने इन मुखबिरों को इस वारदात में मुलविस अफराद के किरदार वगैरह के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लाने को कहा था। मुखबिर चले गए तो मैंने मुखबिर औरत को कहा कि वो इस औरत के मुतालिक मालूम करे जिसके नाम पर मौलवी ने लोटा घुमाया था। इसके अलावा डिस्पेंसर की दोनों बेटियों के किरदार और आदत से मुझे वाक़ियत हासिल करनी थी। ये लड़कियां बड़े सख्त पर्दे में थीं, लेकिन मैंने पर्दे पर्दे में कुछ ड्रामे देखे थे। यहाँ भी मुझे ऐसा ही शक था। मुश्तबा औरत के मुतालिक तो मुखबिर औरत ने उसी वक्त बता दिया कि शरीफ औरत है, अलबत्ता उसकी 2 कमज़ोरियाँ हैं। एक ये कि ये बेइंतहा खूबसूरत है और दूसरे ये कि गरीब है। मैं नहाने और कुछ खाने पीने के लिए अपने क्वार्टर में चला गया। रात के गालिबन 10 बज रहे थे कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि एक आदमी आया है। वो मुझसे मिलना चाहता था, बता नहीं रहा था कि काम क्या है। मैंने उसे अपने क्वार्टर में ही बुला लिया। वो गरीब सा आदमी था और बीमार था। मेरे सामने आकर फर्शी सलाम करने लगा। मैंने उसे बिठा लिया। उसने बताया कि वो उस औरत का खामिद है जिसके नाम पर लोटा घूमा था। बात शुरू करते ही वो रो पड़ा। मैंने उसके साथ मुशफ़िक़ाना सलूक किया, हौसला अफजाई की और हमदर्दी से उसकी बात सुनी, जो मुख्तसरन यूँ थी कि चंद दिन हुए डिस्पेंसर उनके घर गया और उसे बताया कि उसका हार और 300 रुपया चोरी हो गया है और मौलवी साहब ने लोटा घुमाया है। लोटा उस आदमी की बीवी के नाम पर घूमा है। डिस्पेंसर ने उसे कहा कि वो माल वापस कर दे। यह आदमी बहुत घबराया। उसे अपनी बीवी से इस किस्म के जुर्म की तवक्को नहीं थी। बीवी ने उसे बताया ही नहीं था कि उस पर शक किया गया है। डिस्पेंसर को रुखसत करके उसने बीवी से पूछा। बीवी ने बता दिया और कस्में खाईं कि उसने चोरी नहीं की। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसकी बीवी डिस्पेंसर के घर कभी कभार जाती है, लेकिन ताल्लुकात गहरे नहीं हैं, महज दुनियादारी का मेल जोल है। उसी शाम मौलवी ने इस आदमी को अपने यहाँ बुलाकर वही बात कही जो डिस्पेंसर ने कही थी। मौलवी ने यह भी कहा कि अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मौलवी का चूँकि तकद्दुस इस आदमी पर भी तारी था, इसलिए वो मान गया कि उसकी बीवी ने चोरी की है। इस शख्स को ये तो मालूम ही नहीं था कि हार और नकदी रखे कहाँ थे और क्या ये चोरी मुमकिन भी थी या नहीं। इसकी अकल और आसाब पर डिस्पेंसर की धमकियाँ, मौलवी का तकद्दुस और उसका लोटा सवार हो गए थे। उसने घर जाकर बीवी को पीटा और उसे कहा कि वो मौलवी के पास जाए। बीवी ने इनकार कर दिया। इससे खामिद के दिल में शक पुख्ता हो गया कि उसकी बीवी चोर है। उसने बीवी पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो मौलवी के पास जाए। तब बीवी ने उसे बताया कि वो किस नीयत से उसे बुला रहा है। कोई 1 माह पहले का जिक्र है। इसे बीवी ने बताया कि बीवी एक जुमेरात मौलवी को रोटी देने गई। इससे पहले भी ये औरत मस्जिद में रोटियां भेजा करती थी, किसी के हाथ भेज देती थी, खामिद भी ले जाता था, लेकिन उस रोज़ खामिद घर नहीं था।
कोई दूसरा भी न मिला, इसलिए वो खुद चली गई। मौलवी ने उसे अपने हुजरे में बिठाकर अज़राए करम दम दुरूद किया। औरत मुतासिर हुई। मौलवी ने फिर बुलाया। वो 2-3 बार गई। एक रोज़ मौलवी ने ऐसी हरकतें की जिसने औरत के दिल में मौलवी के तक़द्दुस और एहतराम को मजरूह कर दिया। ये उन औरतों में से थी जो अपने खाविंदों को खुदा समझती और असमत पर जान कुर्बान कर देती हैं। उसने मौलवी के पास जाना छोड़ दिया, मगर मौलवी ने उसके घर आना शुरू कर दिया। मौलवी को घर में आने से कोई नहीं रोक सकता था। ये शख्स आम किस्म का मुल्ला नहीं, आमिल और गैब के इशारे पाने वाला बरगुज़ीदा मौलाना था। बीवी उसके जाल में न आई। उसने अपने खाविंद को सिर्फ इसलिए न बताया कि वो परेशान होगा। एक रोज़ इस औरत ने तक़द्दुस और एहतराम को अलग फेंक दिया और मौलवी की बेइज्जती कर दी। इससे 2-3 रोज़ बाद मौलवी खाविंद की गैर हाज़िरी में औरत के घर गया और उसे कहा कि आज आखिरी रोज़ है, कल जो कुछ होगा इसका गिला मुझसे न करना। औरत ये इशारा न समझ सकी। उसने मौलवी को एक बार फिर धुतकार दिया। दूसरे दिन उसे डिस्पेंसर के घर बुलाया गया। वो चली गई। आगे मौलाना और 7-8 औरतें बैठी थीं। दरमियान में लोटा रखा था जो कि एक लड़के ने पकड़ रखा था। इससे आगे जो कुछ हुआ वो मैं आपको सुना चुका हूँ। औरत के खाविंद को इतना सदमा हुआ कि उसकी सेहत पहले ही ठुकराई हुई थी। उसे बुखार आने लगा। डिस्पेंसर उसे कह रहा था कि अपनी बीवी से कहो कि चोरी का माल वापस कर दे। खाविंद बीमार हुआ तो सिविल अस्पताल गया। डॉक्टर ने जो नुस्खा लिखा वो इसी डिस्पेंसर ने बनाया। डिस्पेंसर इस पर कुछ मेहरबान हो गया। दवाई हमदर्दी से दी और दोस्ताना लहजे में कहा कि वो हार और नकदी वापस कर दे। यह आदमी उसकी मिन्नत समाजत करता रहा। आखिर ये दिन आया कि डिस्पेंसर ने थाने रिपोर्ट दी और मैं उसके घर गया। किसी के घर पुलिस का जाना बहुत बड़ा वाक़या होता है। इस आदमी को भी पता चल गया कि डिस्पेंसर के घर पुलिस उतरी हुई है। उसने मुझे बताया कि मेरे वहाँ से आने के बाद डिस्पेंसर उनके घर गया और उसे कहा, मैंने तुम्हारी बीवी का नाम लिखवा दिया है, अब भी वक्त है, माल दे दो वरना कल तुम्हारी बीवी हवालात में बंद होगी। मौलवी ने भी ऐसी ही धमकी दी। जनाब आली, इस आदमी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा, खुदा के सिवा मेरा कोई नहीं। अगर आप मेरी बीवी को हवालात में बंद करना चाहते हैं तो उसकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लें। मैं जानता हूं कि आप मौलवी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कानून हम जैसे गरीबों के लिए बनाया गया है। अगर आपके दिल में रहम आ जाए तो मेरी बीवी के सर पर हाथ रख दें। मौलवी के खिलाफ मुझे शहादत मिल चुकी थी। मुझे ये भी याद आया कि मौलवी के साथ मेरी मुलाकात हुई और मैं उसका मुरीद बनकर उसके साथ बातें करता रहा था। तो उसने मुझे कहा था, तुम इसे धमकी दो, फिर मैं उसके साथ बात करूँगा। वो इस औरत को फांसने के लिए और इससे अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे चूँकि मौलवी के खिलाफ लड़के से शहादत मिल चुकी थी, इसलिए मैंने इस औरत के खाविंद के बयान को फ़ौरन सच मान लिया। उसने जिस तरह रो रो कर मुझे ये वाक़या सुनाया, कोई पत्थर दिल होता तो उसके भी आंसू निकल आते। उसने बात बातें जज्बाती अंदाज से की। मैं कुछ देर के लिए भूल ही गया कि मैं थानेदार हूँ। मुझे ज़रा मुहतात होना चाहिए था, मगर मैं भी जज्बाती हो गया और उसे बता दिया कि उसकी बीवी के खिलाफ कोई सबूत और शहादत नहीं। मौलवी के मुतालिक मैंने उसे बताया कि वो मौलवी हरगिज़ नहीं, ये कोई नौसरबाज है जिसने मस्जिद पर कब्जा कर रखा है। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं मौलवी को गिरफ्तार कर लूँगा। मेरे मुंह से ये भी निकल गया कि मुझे शक है कि डिस्पेंसर के घर चोरी हुई ही नहीं। मुझे ये ख्याल आ गया कि इस आदमी के बयान की तस्दीक के लिए इसकी बीवी से मिलना ज़रूरी है। मैं अपने प्राइवेट कपड़ों में उसके साथ उसके घर चला गया। उसकी बीवी को थाने बुलाना मुनासिब न जाना। मैंने जब लालटेन की रोशनी में उसे उसके घर में देखा तो उसकी आंखें बता रही थी कि वो रोती रही है। अगर खाविंद ये तसल्ली न दे देता कि मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूँगा तो वो बेहोश हो जाती। वो वाकई खूबसूरत औरत थी और जवान भी। उसका खाविंद छोटी सी दुकान करता था। घर में अगर गुर्बत नहीं थी तो फारिकुल बाली भी नहीं थी। मैंने खाविंद को अलग करके इस औरत की बात सुनी और अपने शकूक रफ़े करने के लिए कुछ बातें पूछी। इनसे उसके खाविंद के बयान की तस्दीक हो गई। इस दौरान उसके आंसू बहते रहे। बहुत अच्छे किरदार की औरत थी।
डिस्पेंसर उसे मुसलसल धमकियां दे रहा था और मौलवी अपना जाल फेंक रहा था। पसमानदा और बेइल्म इंसान की अकीदत बड़ी सख्त होती है। ये औरत अपना दामन तो बचा रही थी, लेकिन डरती भी थी कि मौलवी मजहबी पेशवा है जिसकी बेअदबी गुनाह है। इस खौफ के साथ साथ उस पर पुलिस और गिरफ्तारी का खौफ था। मैंने उसके दिल से दोनों खौफ निकालने की हमदर्दाना कोशिश की। ये मियाँ बीवी तिनकों के सहारे तलाश कर रहे थे। मेरे जज्बाती सहारे ने इन्हें संभाला दिया। मैं मौलवी और डिस्पेंसर को बख्शना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे सामने वारदात कुछ और थी। ये सोने के एक हार और नकदी की चोरी की रिपोर्ट थी। मुझे उसकी तफ्तीश करनी थी और मुजरिमों को पकड़कर अदालत में पेश करना था। मौलवी जिस तरह इस औरत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, इसकी मेरे पास कोई बाकायदा रिपोर्ट नहीं थी। ताहम इस शख्स को मैं कानून के शिकंजे में लाना चाहता था। मैंने इस औरत और उसके खामिद को कुछ बातें बताईं और कहा कि वो अभी अपनी ज़बान बंद रखें, और मैं थाने चला गया। मैं अब इस लाइन पर संजीदगी से गौर करने लगा कि कोई चोरी नहीं हुई और ये ढोंग इस औरत को ख़राब करने के लिए रचाया गया है। मैं ये भी सोचने लगा कि अगर चोरी की रिपोर्ट झूठी हुई तो मैं क्या करूँगा। मैंने मियाँ बीवी की मज़लूमियत, गुर्बत और बेबसी से मुतासिर होकर अपने जज्बात पर काबू न रखा और इन्हें अपनी हिमायत का यकीन ज़रूरत से ज़्यादा दिला के आ गया। मैंने ये न सोचा कि ये दोनों मज़लूम हैं और ब्लैकमेलिंग का शिकार तो हो ही रहे हैं, लेकिन ये दोनों ज़हनी तौर पर इन बातों को दिल में दबा कर रखने की अहलियत नहीं रखते जो मैं इन्हें बता के आया हूँ। इसका नतीजा दूसरे दिन मेरे सामने आ गया। दिन के 10-11 बजे होंगे कि ये औरत दौड़ती थाने में आई। उसके साथ उसके पड़ोस का एक आदमी था। औरत ने बताया कि उसका खामिद बीमार है और कई दिनों से सरकारी अस्पताल से दवाई ले रहा है। दवाई यही डिस्पेंसर बनाता है। उसने बताया कि आज सुबह उसका खामिद दवाई लेकर आया तो उसने बीवी को बताया कि आज डिस्पेंसर के साथ शदीद झड़प हो गई है। खामिद ने बताया कि मैं दवाई लेने उसकी खिड़की के सामने खड़ा हुआ तो डिस्पेंसर ने कहा कि ओए, तुम चोरी का माल सीधी तरीके से वापस करोगे या नहीं? तुम जानते हो कि मैं थाने में रिपोर्ट कर चुका हूँ। उसने बताया कि आज सुबह उसका खामिद दवाई लेकर आया तो उसने बीवी को बताया कि आज डिस्पेंसर के साथ उसकी शदीद झड़प हो गई है। खामिद ने बताया, मैं दवाई लेने के लिए उसकी खिड़की के सामने खड़ा हुआ तो डिस्पेंसर ने कहा कि ओए, तुम चोरी का माल सीधी तरीके से वापस करोगे या नहीं? तुम जानते हो कि मैं थाने में रिपोर्ट कर चुका हूँ। अगर आज मुझे माल न मिला तो गिरफ्तार करा दूंगा। मैंने उसे कहा कि थानेदार मुझे नहीं, तुम्हें और तुम्हारे मौलवी को गिरफ्तार करेगा। थानेदार रात हमारे घर आया था। मैंने और मेरी बीवी ने उसे बता दिया है कि तुम और मौलवी क्यों मेरी बीवी पर शक करते हो। मुख्तसर ये कि इस आदमी ने डिस्पेंसर को वो सारी बातें बता दी जो मैंने उसे कही थीं। उसकी बीवी ने मुझे बताया कि खामिद ने उसे ये बात सुनाकर दवाई की पहली खुराक पी। थोड़ी देर बाद उसे उबकाइयाँ आने लगीं और उसके बाद उसे कै आई, फिर कै में खून आने लगा। उसकी बीवी को शक हुआ कि डिस्पेंसर ने उसे दानिस्ता जहरीली दवाई दे दी है। वो भागी भागी मेरे पास आई। मुझे भी यही शक हुआ कि डिस्पेंसर ने इंतकामी कार्रवाई की है। अस्पताल थाने से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने अपने एएसआई को इस पैगाम के साथ अस्पताल को दौड़ाया कि डॉक्टर को फ़ौरन फलां महल्ले में कहो कि आ जाए। हो सकता है कि एक आदमी का नज़ाई बयान लेना पड़े। मैं खुद इस औरत के साथ उसके घर चला गया। इस महल्ले का एक आदमी तो औरत के साथ था। मैंने वहाँ से एक और आदमी को गवाह के तौर पर साथ ले लिया। इस औरत के खामिद को देखा। वो एक बाल्टी में कै कर रहा था जिसमें खून की आमेज़िश थी। दवाई की शीशी पास पड़ी थी जो मैंने कब्जे में ले ली। इस आदमी पर नीम बेहोशी की हालत तारी थी। मैंने उससे चंद बातें पूछी। वो अच्छी तरह बोल नहीं सकता था। एक बात उसने ये कही, उसने मुझे कहा था कि तुम चलते फिरते किसी को नज़र नहीं आओगे। मुझे तवक्को नहीं थी कि ये शख्स जिंदा रहेगा। डॉक्टर आ गया। उसने मरीज़ का मुआयना किया और कहा कि इसे फ़ौरन अस्पताल ले चलो। उसकी दवाई की शीशी देखी, उसे हिलाया और गौर से देखा। मुझे कहने लगा कि इस दवाई का मुआयना ज़रूरी है। डिस्पेंसर को आप फ़ौरन गिरफ्तार कर लें।
मरीज को चरपाई पर डालकर 4 आदमी अस्पताल ले गए। मैंने डिस्पेंसर को अपने साथ ले लिया और उसे कहा कि वो मेरी हिरासत में है। डॉक्टर मरीज के साथ मसरूफ़ हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि मरीज अगर 2 घंटे जिंदा रहा तो मौत का खतरा टल जाएगा। उसने डिस्पेंसर से पूछा कि ये दवाई उसी ने मरीज को दी थी। डिस्पेंसर ने जवाब दिया कि उसी ने दी थी। इसमें क्या डरा था? डॉक्टर ने पूछा। डिस्पेंसर खामोश रहा। तुम जानते हो कि ये दवाई कहाँ भेजी जाएगी? डॉक्टर ने कहा। और तुम ये भी जानते हो कि वहाँ तुम्हारा जुर्म साफ नजर आ जाएगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, डिस्पेंसर ने कहा। डॉक्टर ने मुझे इशारा किया। मैंने डिस्पेंसर को अपने एएसआई के साथ थाने ले जाने को कहा और ये भी कहा कि इसे हवालात में बंद कर दो। उनके जाने के बाद मैंने और डॉक्टर ने शीशिका और मरीज की केक के कुछ हिस्से को एक शीशी में बंद करके एक पैकेट बनाया। डॉक्टर ने चिट्ठी लिखी, एक कांस्टेबल को बुलाया, पैकेट और चिट्ठी उसे देकर कहा कि एग्जामिनर के पास जाए और रिपोर्ट लेकर आए। इसे बजरिया रेलगाड़ी 80 मील दूर जाना था। डॉक्टर ने अपनी राय ये दी कि डिस्पेंसर ने दवाई में एक दवाई ज़्यादा मिकदार में डाल दी है। मुझे इस दवाई का नाम याद नहीं रहा। इसके 1 या 2 कतरे डाले जाते थे। ज़्यादा मिकदार का यही असर था जो इस मरीज पर जाहिर हुआ। नुस्खे में डॉक्टर ने ये दवा लिखी ही नहीं थी। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसकी तस्दीक या तरदीद एग्जामिनर को करनी थी। मैं थाने गया। डिस्पेंसर हवालात में बंद था। इकबाली बयान दोगे या मुकदमा लड़ोगे? मैंने उससे पूछा। मेरी नसीहत पर अमल करोगे तो शायद कुछ छूट मिल जाए। तुम जुर्म को छुपा नहीं सकोगे। उस आदमी ने मुझ पर जवाबी हमला किया है, उसने कहा। वो पहले ही बीमार था। उसकी तकलीफ बढ़ गई तो मुझ पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि मैंने उसे दवाई में कुछ दे दिया है। तुम 2-4 दिन अंदर बैठे रहो, मैंने कहा। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह सोचने के काबिल हो जाओगे। मुझे दवाई की रिपोर्ट का बेताबी से इंतज़ार था। मैं ये भी सोच रहा था कि मौलवी को भी इस वारदात में फांसूं। सोच सोचकर मैंने फैसला किया कि मौलवी को आनत जुर्म में पकड़ा जा सकता है। उसके खिलाफ शहादत मौजूद थी। उसने लोटा घुमाने में धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया था। इस शख्स के खिलाफ गुस्से से मैं इस कदर भरा हुआ था कि मैंने उसे थाने बुला लिया और उस कमरे में बंद कर दिया जिसमें मुल्जिमों से पूछगछ की जाती थी। ज़्यादा गुस्सा इस बात पर था कि वो मजहब और मस्जिद की तौहीन का मुर्तकिब हो रहा था और वो कुरान की आयत पढ़कर लोगों को धोखा दे रहा था। वो बाद में बरी हो ही जाता, लेकिन मैं इसे रगड़ा देना चाहता था। मुखबिर रिपोर्टें लेकर आने लगे। गांव में और शहर के किसी भी महल्ले में किसी के घर की कोई बात छुपी नहीं रहती। हम लोगों की ये आदत है कि अपनी करतूत से दूसरों की तवज्जो हटाने के लिए दूसरों के मुतालिक सरासी बात का बतंगड़ बनाते और इसे मशहूर करते हैं। हम में दूसरों के घरों की बातें जानने का तजस्सुस होता है। किसी का पर्दा नहीं रहता। दिलों में छुपे हुए भेद भी बाहर आ जाते हैं। इन हालात में मुखबिरों का काम आसान हो जाता है। मुखबिरों की अपनी नज़र भी बहुत दूर तक और तहों के पीछे तक देख सकती है। डिस्पेंसर के मुतालिक मुखबिरों ने बताया कि वो बदमिजाज और गुस्सीला है। गुस्से में उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। यह तो मुझे डॉक्टर भी बता चुका था कि ये शख्स बदमिजाज है। मुखबिरों की रिपोर्ट के मुताबिक घर में वो जालिम डिक्टेटर बना रहता है। जवान औलाद की पिटाई कर देता है। बीवी को मारता पीटता है। मजहब और पर्दे का इतना पाबंद कि उसका बस चले तो बाहर की हवा को भी अपने घर में दाखिल ना होने दे। उसके घर से उसके सिवा किसी और फर्द की आवाज़ कभी नहीं सुनाई दी। इसके बड़े बेटे के मुतालिक बताया गया कि उसका मेलजोल बदगुमाश लोगों से है। घर वालों से चोरी, सिगरेट पीता है। उसे जुआ खेलते भी देखा गया है। एक मुखबिर ने यह भी बताया कि वो दफ्तर में भी जुआ चला लेता है। वो तहसील के दफ्तर का मुलाजिम है जहाँ कुछ बालाई आमदनी भी होती थी। इस 25 साला जवान और गैर शादीशुदा बेटे के मुतालिक ये रिपोर्ट सुनकर मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। अब इस उम्र तक तो मुझे बहुत तजुर्बा हासिल हो चुका है। उस वक्त जब मैं जवान था मुझे किताबों ने कुछ बताया था। इनकी रोशनी में ये हैरान कुन नहीं था कि जिस बाप ने घर में डिक्टेटरों जैसा डिसिप्लिन कायम कर रखा था उसका बेटा जुए बाज हो।
हकीकत ये है कि जिन बच्चों में मुजरिमाना रुझानात पैदा हो जाते हैं वह ऐसे ही डिक्टेटर बापों के बच्चे होते हैं। इतना तशद्दुद और इतनी कड़ी पाबंदियां जैसी इस बाप ने घर में रवा रखी हुई थी, इंसानी फितरत कबूल नहीं किया करती। हुक्म के साथ प्यार भी हो तो तरबियत में वो एतदाल पैदा हो जाता है जो बच्चे को मुतवाज़िन शख्सियत अता करता है। अजियत और अजियतनाक माहौल से इंसानी फितरत फरार हासिल करती है। डिस्पेंसर का बड़ा बेटा इसी फरार का आदी हो गया था। इससे छोटे भाई का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ था। उसके मुतालिक बताया गया कि जैसे उसका तो मन ही मारा गया है। 13-14 साल की उम्र के लड़के बंदरों की तरह कूदते फलांगते रहते हैं, मगर ये लड़का चुपचाप रहता था। हम जोलियों को खेलते देखता था, इनके साथ खेलता नहीं था। यूँ मालूम होता था जैसे इस पर हर वक्त कोई खौफ तारी रहता है। ये दरअसल दूसरी किस्म का रद्द-ए-अमल था। बड़ा बेटा चोरी छुपे आज़ाद हो गया था और उसने फरार का मुजरिमाना रास्ता इख्तियार कर लिया था। छोटे बेटे ने अपनी ज़ात के अंदर पनाह ढूंढ ली थी। ये दोनों ही सूरतें ख़तरनाक होती हैं। मैं वालिदैन को ये मशवरा देना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपने बच्चों के लिए कभी डिक्टेटर ना बने। इन्हें किसी गलत हरकत से रोकें तो गालियाँ देने या मारने पीटने की बजाय इन्हें बताएं कि यह हरकत क्यों गलत है। इन्हें खुद भी भला बुरा सोचने का मौका दें और इन्हें सोचने में मदद दें। तशद्दुद आमेज़ और आमिराना सलूक के जो असरात होते हैं वो आप किसी थानेदार से पूछें। मैं आपको जो वारदात सुना रहा हूँ इसे सिर्फ तफरीह तबे के लिए ना सुनें, इससे कोई सबक हासिल करें। मेरी जो मुखबिर औरत थी उसने डिस्पेंसर की बड़ी बेटी के मुतालिक ऐसी रिपोर्ट दी जो आपको चौंका देगी। आप समझते होंगे कि इतनी सख्त पाबंदियों और पर्दे की वजह से उसे बाहर की हवा भी नहीं लगती होगी, मगर वो कोठों की इश्कबाजी करती थी। आप इंसान को कैद कर सकते हैं, उसके तसव्वुरों को जंजीरें नहीं डाल सकते। यहाँ मैं फिर वही बात कहूँगा कि इंसानी फितरत आज़ादी पसंद है। इसे कैद में जितना डालो इसकी आज़ादी पसंदी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। पर्दादार लड़कियाँ जिन्हें माँ बाप बुरक़ों में भी बाहर नहीं निकलने देते, कोठों पर चली जाती हैं और आज़ाद दुनिया को देख लेती हैं। ज़रूरी नहीं कि इन सब की नीयत ख़राब होती हो। अलबत्ता जिन लड़कियों के बाप डिस्पेंसर जैसे होते हैं वो लड़कों की तरह खिंचे हुए आसाब और घुटन से ज़रा निजात हासिल करने के लिए कैद में रहते हुए भी आज़ाद हो जाती हैं। कोठों की नज़रबाजी और दूर दूर की मोहब्बत इसी का नतीजा होती है। शहरों के गुंजान महलों के लोग मोहब्बत की इस नौइयत से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। मुखबिर औरत ने बताया कि डिस्पेंसर के घर का बैतुल खुला कोठे पर है। डिस्पेंसर की बड़ी बेटी दिन में 2-3 बार ऊपर जाती है। 4-5 घर दूर के एक कोठे पर एक नौजवान उसके इंतज़ार में खड़ा होता है। दोनों फसीलों की ओर से इशारों में जज्बात का इजहार करते हैं। इस औरत ने वसूख से बताया कि कोठों के ऊपर ऊपर से इन दोनों की मुलाकातें भी होती हैं। उसने इन मुलाकातों की तस्दीक कराई थी। मुझे इस औरत पर एतमाद था। आसमान से तारे तोड़ लाने वाली औरत थी। उसने डिस्पेंसर की छोटी बेटी के मुतालिक साफ रिपोर्ट दी। वो भी अपने छोटे भाई की तरह दिली तौर पर मुर्दा हो गई थी। मुझे ऐसी ही रिपोर्टों की तवक्को थी। मामला साफ था। बड़ा बेटा जुए का आदी हो गया था। हार और नकदी की चोरी उसके खाते में जाती थी। अगर आप नफ्सियात का मुताला करें तो बड़े बेटे का नफ्सियाती तज्ज़िया आसान हो जाएगा। इस किस्म के माहौल और हालात के परवरदा बच्चे पैसों के लालच से घर में चोरी नहीं किया करते, बल्कि उनकी लाशऊरी कार्रवाई होती है जिसमें ज़ाहिरन बाप के ख़िलाफ़ इंतकाम का जज्बा कार फरमा होता है। वो घर से चोरी करके माल गायब कर देते हैं। ये एक खपत होता है जिसे नफ्सियात की ज़बान में क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। मैं इस शक में हक बजानिब था कि हार और नकदी का चोर यही लड़का है। बड़ी लड़की पर भी शक किया जा सकता था अगर वाकई एक नौजवान उससे मिलता था। इम्कान था कि लड़की ने हार और नकदी निकालकर लड़के को दे दी हो, लेकिन मेरा जहन बड़े बेटे से हटता ही नहीं था। डिस्पेंसर हवालात में बंद था। मैं उसके घर जाकर हर किसी से आसानी से मिल सकता था। मुझे रोक तो कोई भी नहीं सकता था। अगर डिस्पेंसर आज़ाद होता तो हंगामा बर्पा कर देता। मैंने एक कांस्टेबल को उसके बड़े बेटे की तरफ इस पैगाम के साथ भेज दिया कि वो फ़ौरन घर पहुँचे। मुझे मालूम था
और हर थानेदार को अपने इलाके में मालूम होता है कि आदि जुएबाज कौन कौन हैं। मैंने एएसआई से कहा कि वो ये मालूम करने की कोशिश करे कि चंद दिन पहले डिस्पेंसर के बेटे ने कोई बड़ी बाजी लगाई थी। मैं डिस्पेंसर के घर चला गया। उसकी बीवी मेरे सामने नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से सामने आई, मगर अकेली नहीं, उसकी दोनों बेटियां भी सामने आ गईं। वो शायद माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थीं। मैंने उनसे कहा कि डिस्पेंसर बाहर रहता है, बड़ा बेटा भी दफ्तर चला जाता है, पीछे औरतें रह जाती हैं। क्या ये मुमकिन है कि दिन के दौरान कोई आकर चोरी कर जाए? मैंने देखा कि मेरे सवाल के जवाब में उनके जहन बिल्कुल खाली थे। मैंने रात का जिक्र किया और कहा, तुम सब बरामदे में सोते हो, इस हालत में भी चोरी मुमकिन नहीं। फिर उस औरत के मुतालिक पूछा जिसके नाम पर मौलवी ने लोटा घुमाया था। मेरे कई एक सवालों के बाद डिस्पेंसर की बीवी ने साफ कह दिया कि उसे औरत पर शक नहीं। मुझे माँ और बेटियों से कोई ऐसी बात ना मिली जो मुझे सुराग रसानी में मदद देती। मैंने दोनों बेटियों को गौर से देखा। बड़ी बेटी माँ और छोटी बहन की निस्बत ज़्यादा बातें करती थी। मैंने ये मालूम करने के लिए उसके साथ चंद एक बातें की कि उसमें कितनी कुछ दिलेरी है। उसमें हिजाब था, शर्म भी थी, लेकिन मैंने उसकी बातों में ख़ास किस्म की पुख्तगी देखी जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इन तीनों ने मेरे पूछने पर साफ बताया कि डिस्पेंसर घर में क़यामत बर्पा किए रखता है और हर किसी को मारता पीटता है। चंद दिन पहले उसने बड़ी बेटी को बहुत मारा था। आपका हार और रकम इस घर से निकल गई है, मैंने इन्हें कहा, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि चोर अभी तक इस घर से नहीं निकला। मैं ये बात कहते हुए बड़ी बेटी के तरफ देख रहा था। चोर इसी घर में है। मैंने बड़ी बेटी के चेहरे का रंग साफ तौर पर बदलते देखा और वो बैठे बैठे इस तरह पीछे हटी जैसे मैं उसे पकड़ लूँगा। चेहरे के तासुर की ये तब्दीली शायद हर कोई नहीं देख सकता। तजुर्बा दिखा देता है। मुझे मुजरिमों और गवाहों के चेहरों और इनके बदलते हुए तासुरात देखने का तजुर्बा था। इस लड़की के चेहरे की तब्दीली को मैंने सहन में महफूज कर लिया। इतने में उसका बड़ा भाई आ गया। मैंने उसकी माँ और बहनों को वहाँ से उठा दिया और उसे अपने पास बिठा लिया। मेरा दिल कह रहा था कि ये है मेरा मुल्जिम। मैंने उस पर फ़ौरन हमला नहीं किया। इधर उधर की बातें करके कहा, सुना है आपके वालिद साहब घर में तशद्दुद करते हैं और किसी को नहीं बख्शते। तशद्दुद नहीं, जुल्म कहें, उसने कहा और मुझे तफसील से बताया कि बाप ने घर में क्या फ़ज़ा बना रखी थी। उसने कहा, घर ठहरने को जी नहीं चाहता। मेरी कोशिश होती है कि उस वक्त घर आऊँ जब बाप गहरी नींद सोया हुआ हो। तुम दफ्तर के अलावा कहाँ वक्त गुजारते हो? दोस्तों के साथ, उसने जवाब दिया। गपशप में? बाजी कहाँ लगती है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। उस्तादों के साथ या दोस्तों के साथ? वो कुछ घबराया और बोला, मैं पेशावर जुआरी तो नहीं, शुगल के लिए ताश खेलते हैं और 2-4 रुपए बाजी भी लगा लेते हैं। मैंने बहुत कुरेदा, घुमा फिरा कर सवाल किए, मगर जो बात मैं तलाश कर रहा था वो ना मिली। मैंने उसे ये भी कहा कि पेशावर जुआरी मेरे जाने पहचाने हैं, मैं उन सब से पूछूंगा, इसलिए वो सच बता दें। उसने खुद एतमादी से कहा कि पूछ लें। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हार और नकदी के चोर तुम हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? आप मुझे चोर कह सकते हैं क्योंकि आप थानेदार हैं, उसने कहा। मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। सुना है चंद दिन हुए तुम्हारी बहन को तुम्हारे बाप ने बुरी तरह मारा पीटा था। मैंने कहा, क्या वजह थी? कोई बर्तन टूट गया था या कोई और बात हुई थी? अगर मैं आपको असल वजह बता दूं तो आप मेरी कुछ मदद करेंगे? उसने सर झुका लिया और खामोश हो गया। उसने जब सर उठाया तो मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। उसने कहा, हम बहन भाई और हमारी माँ मजलूम हैं। हम घर में कुछ कह नहीं सकते। इसका नतीजा यह है कि मैं बुज़दिल हो गया हूँ। हमारे महल्ले में मुझसे 2-3 साल छोटा एक नौजवान है। वो अपने कोठे से मेरी बहन को इशारे करता रहता है। एक रात बहन ऊपर बैतुल-खुला में गई। हम सोए हुए थे। मेरे बाप की आंख खुल गई। वो ऊपर चला गया और उसने मेरी बहन को बहुत पीटा। पीटते पीटते नीचे ले आया। हम में से किसी में जुर्रत नहीं थी कि उसे छुड़ाता। मालूम हुआ कि वो नौजवान हमारे कोठे पर आ गया था और मेरे बाप ने उन्हें पकड़ लिया था। वो नौजवान भाग गया और बहन की मुसीबत आ गई। वो नौजवान दिलेर और बदमाश है।
अमीर घराने का है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अगर उसे डरा धमका दें तो हमारी इज्जत महफूज रह सकती है। मैंने वादा किया कि मैं इस नौजवान को थाने बुलाऊंगा। डिस्पेंसर के इस बेटे से मैंने बहुत पूछगछ की, वो ना माना। मुझे जुआरियों की रिपोर्ट का इंतजार था। उनसे हार के मुतालिक पता चल सकता था। हार नहीं तो यही पता चल सकता था कि इस आदमी ने बहुत ज़्यादा रकम की बाजी लगाई थी। ये भी मालूम करना था कि वो पेशावर जुआरियों के साथ खेलता है या उसके अपने बयान के मुताबिक वो शुगल के तौर पर दोस्तों के साथ खेलता है। मैंने उसके साथ चोरी के मुतालिक कोई बात न की। मैं उठा और थाने चला गया। मौलवी को जाके देखा, उसके बल निकल गए थे। वो औरत चोर है मौलाना? मैंने उससे पूछा। उसने हंसने की कोशिश की मगर हंस न सका। मैंने और कुछ भी नहीं कहा। कमरे से बाहर आ गया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। शाम को अस्पताल गया। इस औरत का खामिद बच निकला था मगर लाश बन गया था। उससे अच्छी तरह बोला नहीं जाता था, अभी बयान देने के काबिल नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि वो ठीक हो जाएगा। इसे देखकर मैं कुछ ऐसा जज्बाती हो गया कि ये अहद कर लिया कि इस नौसरबाज को, जो मौलवी और गैबदान बना हुआ था, इस आदमी की तरह लाश बनाकर छोड़ूंगा। मैंने ये देख लिया कि वो एक बाली बयान देने के मूड में आ गया था, लेकिन मैं अभी इसे ज़हनी अजियत में मुब्तला रखना चाहता था। मैंने डिस्पेंसर के घर के अफराद से बातें करके बहुत कुछ मालूम कर लिया था। ये साफ जाहिर हो गया था कि चोर इस घर में मौजूद है। ये बड़ा बेटा हो सकता था और बड़ी बेटी भी। बेटी के मुतालिक ये हो सकता था कि उसने चोरी करके माल इस नौजवान को दे दिया हो जिसे वो चाहती है। मुझे तवक्को नहीं कि ऐसा हुआ होगा, ये मुमकिन था, यानी कि ऐसा होने का इम्कान था। ये तो पता चल ही गया था कि ये नौजवान इस लड़की से मिलता था और वो लोफर लफंगा भी था। लड़की के दिल में बाप के खिलाफ इंतकाम का जज्बा भी था। बहरहाल मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में ये लड़की और उसका चाहने वाला भी शामिल था। इस घर में एक छोटा लड़का 13-14 साल का भी था। मैंने उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया। रात को मुझे रिपोर्ट मिली कि डिस्पेंसर का बड़ा बेटा पेशावर जुआरियों के साथ नहीं खेलता, वो उसे जानते ही नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो मामूली सी किस्म का जुएबाज था। मुझे उसके दोस्तों से मिलना था जिनके साथ वो जुआ खेलता था। ये फहरिस्त ये आदमी मुझे खुद ही दे सकता था। मैंने इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया। अगले रोज़ कांस्टेबल दवाई की तज्जियाती रिपोर्ट लेकर आ गया। इसमें एक जहरीली आमेज़िश थी। के की कुछ मिकदार भी तजिए के लिए भेजी गई थी। यही आमेज़िश इसमें भी पाई गई। डिस्पेंसर के खिलाफ शहादत मुकम्मल थी। मैं इस कोशिश में था कि मौलवी के खिलाफ आनत जुर्म साबित हो जाए। ऐसा मवाद तो मिल गया था जिससे ये साबित होता था कि ऐसे हालात इस शख्स ने पैदा किए हैं जिनसे मुतासिर होकर डिस्पेंसर ने एक आदमी को जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की है। इसकी फरेबकारी की शहादत भी मिल गई थी। मैंने रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर मौके का गवाह था। वो डॉक्टर भी था, लिहाजा मुस्तनिद गवाह था। डॉक्टर ने मेरी कुछ और रहनुमाई की और हमने ज़बानी केस तैयार कर लिया। मैंने हस्बे मामूल आधी रात के बाद डिस्पेंसर से एक बाली बयान लेने या इसे बयान देने के लिए तैयार करने का फैसला किया। मौलवी को भी उसी वक्त लपेटे में लेना था। दिन का पिछला पहर था। मैंने एक कांस्टेबल उस नौजवान को बुलाने के लिए भेजा जिसके साथ डिस्पेंसर की बेटी के दरपर्दा ताल्लुकात थे। कांस्टेबल बहुत देर बाद वापस आया। उसने बताया कि वो घर नहीं मिला। इसके घर वालों से कांस्टेबल कह आया था कि वो जो ही आए उसे थाने भेज दें। मैंने डिस्पेंसर के बड़े बेटे को बुलाने के लिए कांस्टेबल भेजा। उससे पूछना था कि उसके जुएबाज दोस्त कौन कौन से हैं। बुलाने का मकसद कुछ और भी था। बाज़ थानेदारों का ये तरीक़ाकार होता है कि वो किसी मुश्तबा को थाने में ही पाबंद रखने की बजाय उसे बार बार थाने बुलाते हैं। एक पावती कांस्टेबल बार बार उसके घर जाता है, कभी आधी रात को जाके दरवाज़ा खटखटाता है, उसे थाने बुलाकर बिठा दिया जाता है, बड़े प्यार से उस पर दहशत तारी करके घर भेज दिया जाता है। इस तरह उस पर तशद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका आसाबी निज़ाम टूट फूट जाता है और बसद शुक्रिया सीने के राज थानेदार के हवाले वो कर देता है। मैंने डिस्पेंसर के बेटे के साथ ऐसा ही सलूक करने की ठान ली। मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरे पूछने पर वो एक ही बार अपने तमाम जुएबाज दोस्तों के नाम बता देगा। वो आ गया। मैं इस पर बड़ा अच्छा तासुर छोड़ के आया था
اس کے دل میں تھانے داروں کا جو ڈر تھا وہ میں نے نکال دیا تھا، لیکن میں نے اس کے چہرے پر جو تاثرات دیکھے وہ خوف کے بھی تھے اور پریشانی کے بھی۔ مجھے آج تک اس کا چہرہ یاد ہے۔ اسے بٹھایا، خیریت پوچھی، اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کی، اس کے آنسو نکل آئے۔ میں سمجھا کہ جرم اسے ملامت کر رہا ہے اور یہ میرے آگے اپنے ضمیر سے بوجھ اتار پھینکے گا، مگر جرم کے بوجھ کی بجائے اس نے مجھ پر ایک بم پھینک دیا۔ میں کچھ دیر اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ مصیبت اکیلی نہیں آتی، اس نے کہا، اتنا قیمتی ہار چوری ہو گیا، 300 روپے نکل گئے، ابا جان اتنے سنگین جرم میں اندر ہو گئے، رات میری بہن غائب ہو گئی ہے۔ بڑی یا چھوٹی؟ بڑی، اس نے جواب دیا۔ صبح وہ بستر پر نہیں تھی، اوپر دیکھا وہاں بھی نہیں تھی، دو ہی تو جگہ تھیں، اوپر یا نیچے۔ ایک دو گھروں سے پتہ کرایا، بیکار تھا، اتنی سویرے اسے کسی کے گھر کیوں جانا تھا؟ اب سوچا کیا کریں؟ میں اس لڑکے کے گھر گیا جس کے ساتھ اسے میرے باپ نے کوٹھے پر پکڑا تھا، وہ نہ ملا۔ اب تک 3 بار اس کے گھر جا چکا ہوں، وہ نہیں مل رہا۔ وہ کوئی پیسے اور زیورات بھی لے گئی ہے؟ نہیں۔ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ رپورٹ نہیں کرنی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس نے کہا۔ بے عزتی کے سوا کیا حاصل ہوگا؟ اگر یہ لڑکا بھی گھر سے غائب ہے تو میری بہن اسی کے ساتھ گئی ہے۔ ڈسپنسری کی ظالمانہ ڈکٹیٹرشپ نے اپنے 25 سالہ بیٹے میں اتنی سی بھی مردانگی پیدا نہیں ہونے دی تھی کہ وہ اس صورتحال کے متعلق کچھ سوچ بھی سکتا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ابا جان کو بتا دوں؟ میں نے اسے کہا کہ وہ حوالات میں بند ہے، اپنا خون پینے کے سوا کیا کرے گا، اسے ابھی نہ بتاؤ۔ میں اس بیٹے کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نام سے اس کی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی اور اسے ان الفاظ میں تسلی دی، مجھے اپنا باپ سمجھو اور گھبراؤ مت، حوصلہ رکھو۔ اس کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے کہا، اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ لو، اگر گھر سے ہار اور نقدی تم نے نکالی ہے تو مجھے بتا دو، میں یہ کیس گول کر دوں گا۔ اب توجہ اپنی بہن کی برآمدگی پر اور اپنے باپ کا مقدمہ لڑنے پر مرکوز کر لو۔ اس نے جس انداز سے قسمیں کھائیں میں مان گیا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ اس سے بہت زیادہ باتیں ہوئیں۔ اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، جیسے میری پناہ میں چھپ جانا چاہتا ہو۔ میری ہمدردی سے وہ چھوٹا سا بچہ بن گیا۔ اس نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا بنے گا؟ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ اس کے باپ کی قسمت میں 4-5 سال کی سزائے قید لکھ دی گئی ہے۔ مجھے اس شخص کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، اس نے کہا۔ میں نے اسے گھر بھیج دیا۔ مجھے اب لڑکی ڈھونڈنی تھی۔ وہ گزشتہ رات نکلی تھی، اب اگلی رات شروع ہو چکی تھی۔ میں نے یہ رپورٹ خود ہی اپنے سر ڈال لی تھی۔ اس میں میرا جنون بھی شامل تھا اور ہمدردی بھی۔ میں نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ لڑکی اسی نوجوان کے ساتھ گئی ہے، ایک کانسٹیبل کو اس کے گھر پر بھیجا کہ وہ نہ ملے تو اس کے باپ کو بلا لائے۔ میں نے اتنی دیر میں غسل کر لیا اور کچھ کھا پی لیا۔ اس کا باپ میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹے کے متعلق پوچھا تو اس نے پہلے تو لا علمی ظاہر کی، پھر جھوٹ بولا۔ میں نے جب پولیس والوں کا لہجہ استعمال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ رات کو کہیں نکل گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ بغیر بتائے کبھی اتنی دیر تک غیر حاضر نہیں ہوا تھا۔ ڈسپنسر نے کبھی تم سے شکایت کی تھی کہ تمہارا بیٹا اس کی بیٹی کو اپنے کوٹھے سے اشارے کیا کرتا ہے؟ 3 بار اس نے شکایت کی تھی۔ تم نے اپنے بیٹے کو ان بیہودہ حرکتوں سے منع کیا تھا؟ میرا بیٹا، اس نے گالی دے کر جواب دیا، سرکش اور دلیر ہے، اسے کچھ کہو تو مرنے مارنے پر آ جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ صبح کانسٹیبل اس کے بیٹے کو بلانے گیا تھا تو اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ وہ گھر نہیں ہے، وہ دراصل ڈسپنسر کی بیٹی کے ساتھ غائب ہو گیا تھا۔ مجھے یہ نظر آنے لگا تھا کہ ہار اور نقدی لڑکی اور لڑکا لے گئے ہیں، لیکن ہار 1 ہفتے پہلے چوری ہوا تھا، تو کیا چور کوئی اور ہے؟ یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگا۔ لڑکی کو بھی بہرحال تلاش کرنا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ دونوں وارداتیں الگ الگ ہیں یا ان کا آپس میں تعلق ہے۔ رات گزر رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد مجھے ڈسپنسر سے 2 ہاتھ کرنے تھے، ابھی وقت تھا۔ آدھی رات کے بعد اس اسٹیشن پر 2 منٹ رک کر ایک مسافر گاڑی گزرتی تھی، بھاگنے والے اسی گاڑی سے گئے ہوں گے۔ میں ریلوے اسٹیشن چلا گیا، بکنگ کلرک کو کوارٹر سے اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں بلایا۔ اس سے پوچھا کہ گزشتہ رات یہاں سے کسی نے
2 टिकट खरीदे होंगे, उसने कागजात देखकर बताया। मुझे तादाद याद नहीं रही, 2 से ज़्यादा टिकट खरीदे गए थे। क्लर्क को किसी एक का भी चेहरा याद नहीं था, उसने कोई औरत भी नहीं देखी थी। उस दौर में रश का ये आलम नहीं होता था जो आजकल होता है। इसके अलावा छोटे से कस्बे के स्टेशन पर रात के पिछले पहर की गाड़ी से कौन आता जाता था। मैंने टिकट कलेक्टर को भी बुला लिया, इस आदमी को भी बुलाया जो गाड़ी के ड्राइवर को गोला यानी कि टोकन देता है। 2 और आदमी मिल गए जो प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। इनमें से 2 ने बताया कि उन्होंने एक नौजवान को एक बुर्कापोश औरत के साथ गाड़ी में सवार होते देखा था। रोशनी कम होने की वजह से वो इस नौजवान को पहचान नहीं सके थे। बुकिंग क्लर्क ने याद करने की और ज़्यादा कोशिश की, उसे कुछ याद आ गया। उसने बताया कि ये नौजवान उसे याद आ रहा है, उसने 2 टिकट खरीदे थे। मैंने उसका रिकॉर्ड देखा, 2 टिकट एक ही स्टेशन के थे और बाकी अलग अलग स्टेशनों के 2 टिकट 30 मील दूर के एक शहर के थे जो कोई बड़ा शहर नहीं था। मुझे ये मालूम करना था कि वहाँ इस नौजवान का कोई दोस्त है या वो अल्लाह के भरोसे लड़की को साथ ले गया है। मैं थाने वापस जाते हुए उसके घर चला गया। उसके बाप और बड़े भाई से पूछा कि इस शहर में उसका कोई दोस्त है। उसके भाई ने बताया कि इस कस्बे का एक नौजवान वहाँ मुलाजिम है और वो 2-3 महीने हुए शादी करके अपनी बीवी को साथ ले गया है। दोस्ती गहरी बताई गई थी। मैं आपको ऐसी एक तो कहानियाँ सुना चुका हूँ जिसमें एक आदमी लड़की को भगा ले गया और उसे अपने दोस्त के घर रखा। इस वारदात में भी ऐसे ही हुआ होगा। मैंने इस दोस्त का घर पूछ लिया। मैं थाने चला गया, इरादा ये किया कि सुबह इस नौजवान के दोस्त का एड्रेस उसके घर वालों से पूछूंगा। मैंने डिस्पेंसर को हवालात से निकलवाया और उसे अपने दफ्तर में बिठा लिया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उसकी जहनी कैफियत क्या हो चुकी होगी। मुझे तुम्हारे इकबाली बयान की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने उसे कहा, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है। वो मर तो नहीं गया? उसने पूछा। तुमने कसर तो नहीं रहने दी थी? मैंने कहा, अल्लाह ने उसे बचा लिया है, लेकिन उसे मरा हुआ ही समझो। गरीब आदमी 1 साल तक काम करने के काबिल नहीं रहा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जिस मज़हब के तुम जुनूनी हो वो मज़हब तुम्हें ये सिखाता है कि किसी इंसान की जान ले लो। मैं तुम्हें अगर रिहा भी कर दूं तो तुम खुदा के अजाब से बच नहीं सकोगे। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, खुदा की बेआवाज़ लाठी चल चुकी है। तुम जिस बेटी को पर्दों में छुपा कर रखते थे वो एक आदमी के साथ घर से भाग गई है। उसे ऐसा धचका लगा जो मैंने भी महसूस किया। उसका गंदुमी चेहरा लाश की तरह सफ़ेद हो गया। उसकी ज़बान जैसे अकड़ गई थी, उसकी आंखें ठहर गईं और मुझ पर जमी रहीं। अब झूठ बोलकर खुदा के कहर में इजाफा न करो। मैंने कहा, अपने गुनाह का इतराफ़ करो, शायद खुदा तुम्हें बख्श दे। उसके आंसू बहने लगे। मैंने उसे तसल्ली दी और बताया कि मैंने उसके बेटे के सर पर हाथ रख लिया है और खुद ही इसकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उसे ये भी बताया कि मैं बहुत जल्द उसकी बेटी को बरामद कर लूँगा और वो जिसके साथ गई है उसके खिलाफ अगवा का केस बनाऊँगा। उसके इकबाली बयान की ज़रूरत ही नहीं थी। सबूत और शहादत मुस्तनद और काबिल एतबार थी। मैं दरअसल इस मौलवी के ख़िलाफ़ इससे बहुत कुछ कहलवाना चाहता था। मुझे ज़्यादा परेशान न होना पड़ा। उसने बयान दे दिया। इसमें वही कुछ था जो मैं आपको सुना चुका हूँ। मैंने जिरा के ज़रिए और इसे लुक में दे देकर मौलवी के ख़िलाफ़ ज़रूरत की बातें कहलवा लीं। मसलन ये कि डिस्पेंसर को कई बार ख्याल आया कि जिस औरत के नाम पर लोटा घूमा है वो चोरी किस तरह कर सकती थी। इसे मुमकिन नज़र नहीं आता था। उसने मौलवी से बात की तो मौलवी ने कुरान का रूप देकर और चर्ब ज़बानी से डिस्पेंसर को कायल कर लिया कि चोरी इसी औरत ने की है। बयान में ये भी कहलवा लिया कि इस औरत पर शक का इज़हार डिस्पेंसर ने नहीं भौलवी ने किया था। मैंने डिस्पेंसर से ये भी मनवा कर कहलवा लिया कि मौलवी ने इसे इस्लाम के हवाले से इस औरत और इसके खामिद के खिलाफ भड़काया था। डिस्पेंसर से मैं फारिग हुआ तो मुर्ग अजानें दे रहे थे। मेरा सर चकरा रहा था। अब मौलवी की पारी थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मौलवी को इस वक्त लपेट में ले लेता। मैं सोने के लिए चला गया और ऐसा सोया कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे आँख खुली। किसी ने जगाया नहीं। थाना एएसआई ने संभाले रखा। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने दफ्तर में गया। थोड़ी ही देर बाद ज़िले से एक अंग्रेज़ पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। उसका अचानक दौरा था जिसे छापा भी कहा जा सकता है।
मेरी खुशकिस्मती कि मैं कुछ देर पहले जाकर दफ्तर में आ गया था, वरना महकमाना कार्रवाई हो जाती। इंस्पेक्टर ने मुआयना शुरू कर दिया और उसने फरमाइश कर दी कि वो देसी खाना खाएगा। मैंने इंतज़ाम किया, उसे दोपहर का खाना खिलाया और वो पिछले पहर रवाना हुआ। मेरे कामों में ताख़ीर हो गई थी। मैंने एएसआई से कहा कि वो डिस्पेंसर को मजिस्ट्रेट के पास इकबाली बयान कलमबंद कराने के लिए ले जाए और उसे जुडिशल हवालात में छोड़ आए। रवानगी के वक्त मैंने डिस्पेंसर से वादा किया कि कम से कम सज़ा दिलाऊंगा और उसकी बेटी को बरामद करूंगा और उसके घर का भी ख्याल रखूंगा। खुदा के सिवा मेरे बीवी बच्चों का कोई नहीं। उसने रोते हुए कहा, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मैं आपसे ये तवक्को नहीं रख सकता कि आप मेरे घर का ख्याल रखेंगे। उसी तरह ख्याल रखूंगा जिस तरह तुम रखते थे। मैंने उसे खुश करने के लिए नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से कहा, मैं मुसलमान हूँ। इस कुफरिस्तान में मेरा फ़र्ज़ है कि एक मुसीबत ज़दा मुसलमान घराने का ख्याल रखूँ। उसके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं थी। मेरे जज्बाती सहारे ने बहुत काम किया। मैंने उसे कहा कि उसने जो बयान मुझे दिया है वही मजिस्ट्रेट को दे, वरना उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने पुरज़ोर अल्फाज में वादा किया कि वो मेरी नसीहत पर अमल करेगा। मुझे उस दोस्त का एड्रेस मालूम करना था जिसके मुतालिक शक था कि लड़की को वहाँ रखा गया होगा। हेड कांस्टेबल से कहा कि वो भगोड़े नौजवान के घर से उसके घर का पता पूछे और वहाँ का मतलूबा एड्रेस ले आए। मुझे उस शहर का एड्रेस दरकार था जहाँ वो मुलाजिम था। एड्रेस आते आते शाम हो गई। मुझे इस एड्रेस पर छापा मारना या मरवाना था। इस मकसद के लिए मैंने एएसआई को ज़रूरी अमले के साथ तैयार किया। मुझे रात गैबदान मौलवी से बयान लेना और इसे ऐसे शिकंजे में जकड़ना था जिससे वो निकल ना सके। एन उस वक्त एक गांव से दो पार्टियों की लड़ाई की रिपोर्ट आ गई। इकट्ठी 5 चारपाइयाँ थाने में उतरी। 4 शदीद ज़ख्मी थे और एक मर चुका था। फ़ौरन बाद दूसरी पार्टी के ज़ख्मी आ गए। ये तफ्तीश वाला केस नहीं था, खुली लड़ाई हुई थी। ताहम काम बहुत हो गया, फौरी कार्रवाई करनी थी। मुझे रात भर इस केस के लिए जागना था। एएसआई भी मसरूफ़ हो गया। ज़ख्मियों के बयान लिए जाने लगे। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई। मालूम नहीं सूरज कब ग़ुरूब हुआ। रात गुजरती जा रही थी। शाम के बाद कोई लारी कस्बे से नहीं जाती थी। एएसआई से कहा कि वो आधी रात के बाद किसी गाड़ी से उस शहर चला जाए जहाँ तवक्को थी कि लड़की गई होगी। आधी रात से आध पौन घंटे पहले मेरे टेलीफोन की घंटी बजी। रिसीवर उठाया। उसी शहर का एक सब इंस्पेक्टर बोल रहा था। वो सिख था। सिख जिंदा दिल होते हैं और अपनी मखसूस ज़बान में बातें किया करते हैं। मेरे साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी भी थी। उसने मुझे पंजाबी में जो कुछ कहा उसका उर्दू तर्जुमा यूँ है, ओए मलका, तुम अपने इलाके के दाने संभाल कर क्यों नहीं रखते? तुम्हारा एक पका हुआ दाना मेरे पास आ गया है। मैं न समझ सका। हम हंसी मजाक किया करते थे। सिख के जवाब में मैंने भी मजाक शुरू कर दिया। मेरे फरिश्तों को भी मालूम नहीं था कि ये सिख मुझे कितनी कीमती रिपोर्ट दे रहा है। वो नंगी ज़बान बोल रहा था। आखिर उसने संजीदगी से जो इतला दी वो ये थी कि कोई घंटा 1.5 घंटा पहले यानी आधी रात से पहले उसका एक कांस्टेबल रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर घूम रहा था। उसके किसी दोस्त ने, जो इत्तेफाक से इस थाने का मुखबिर भी था, इस कांस्टेबल को बताया कि एक जवान आदमी एक लड़की को साथ लिए फिरता है। लड़की बुर्के में है और वो रो रही है। मुखबिर शाम से ही इनका पीछा कर रहा था। इन दोनों को उसने ऐसी हालत में इधर उधर घूमते फिरते देखा जैसे उनका कोई ठिकाना ही ना हो और वो फैसला नहीं कर सकते कि कहाँ जाएं। लड़की के साथी की परेशानी साफ जाहिर थी। मुखबिर ने बुर्के का नकाब गिरा हुआ होने के बावजूद महसूस कर लिया था कि लड़की रो रही है। पुलिस के किसी आदमी के लिए और तजुर्बेकार और उस्ताद मुखबिरों के लिए मशकूक अफराद को भांप लेना मुश्किल नहीं होता। ये लड़का लड़की स्टेशन के मुसाफिर खाने में चले गए। मुखबिर ने वहाँ भी इन पर नज़र रखी। उसे यकीन हो गया कि ये कोई और मामला है। उसने अपने कांस्टेबल दोस्त को देख लिया और उसके साथ जिक्र किया। उस वक्त लड़का लड़की मुसाफिर खाने के कोने में बैठे थे। कांस्टेबल उनकी तरफ चल पड़ा। लड़के ने कांस्टेबल को अपनी तरफ आते देखा तो उसने लड़की को उठाया और तेज तेज कदम उठाते दोनों बाहर को चल पड़े। कांस्टेबल और मुखबिर भी तेज चले। लड़का लड़की और तेज हो गए। कांस्टेबल ने इन्हें पुकारा तो वो और तेज हो गए। कांस्टेबल दौड़ पड़ा, लड़का भी दौड़ पड़ा, मगर लड़की से न दौड़ा गया।
लड़के ने इसे देखा तो वो वापस आ गया। हमारे लोग तमाशा देखने फौरन जमा हो जाते हैं। लड़के ने, जो दरअसल 22 साल का जवान था, कांस्टेबल को रिश्वत पेश की। इसके साथ मुखबिर भी था, जो छोटी छोटी चोरियों का आदी मुजरिम भी था। कांस्टेबल और मुखबिर रिश्वत से इनकार न करते, बल्कि मुंह मांगी रिश्वत लेते, मगर वहाँ लोग तमाशा देखने इकट्ठे हो गए। इनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। मुसलमानों ने बुर्का देखा तो उसके एहतराम में भड़क उठे। कांस्टेबल हिंदू था। मामला फिरका वाराना सूरत इख्तियार कर गया। लिहाजा ज़रूरी हो गया कि नौजवान लड़के और लड़की को थाने ले जाया जाए। मुसलमान भी जोश ईमान के साथ चल पड़े और हिंदू भी। कांस्टेबल और मुखबिर की रिश्वत मारी गई। सिख थानेदार ने छोटे से सूटकेस की तलाशी ली जो नौजवान उठाए फिरता था। इसमें सोने का एक हार और रकम बरामद हुई जो 3 और 400 के दरमियान थी। ये कोई जुर्म नहीं था, इनकी ज़ाती मिल्कियत की अशिया थीं। थानेदार ने इनसे इनके ठिकाने के मुतालिक पूछा और अपने अंदाज से पूछगछ की तो राज ये खुला कि दोनों घरों से भागे हुए हैं। दोनों ने मेरे कस्बे का नाम लिया और अपने नाम सही बता दिए। इन पर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आवारागर्दी का इल्ज़ाम आयद हो सकता था। सिख थानेदार ने बाहर निकलकर मुसलमानों को बताया कि लड़की घर से भागी हुई है और इसे वापस घर भेजा जा रहा है ताकि इसके माँ बाप की इज्जत महफूज रहे, और ये कि इन्हें हवालात में बंद नहीं किया जाएगा और इज्जत से रखा जाएगा। मुसलमान मुतमईन हो गए। सिख ने बजरिया फ़ोन मुझे इतला दी। मैंने उसे बताया कि दोनों मेरे मुल्ज़िम हैं। हार और रकम की चोरी की रिपोर्ट मेरे पास दर्ज है और लड़की की गुमशुदगी की भी रिपोर्ट है। मैंने उसे ये भी बताया कि मेरा ASI आ रहा है, दोनों को उसके हवाले कर दे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, ये इसकी ज़ाते पाक की ख़ास करम नवाजी थी कि मेरा काम घर बैठे हो गया था। मैं लड़ाई वाले केस की कार्रवाई में उलझ गया। रात का 1 बज गया। ASI 2-3 कांस्टेबलों को साथ लेकर चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा थकन होनी चाहिए थी, लेकिन डिस्पेंसर की बेटी हार और रकम की बरामदगी ने तरोताज़ा कर दिया। वैसे भी वो जवानी का दौर था। जिस्म हैरान कुन हद तक काम करता था। मैं तफ्तीश के कमरे में चला गया जहाँ जनाब मौलाना बंद थे। ये शख्स मुसलमानों के घरों के पके हुए मुरगन खानों, हलवे और खीर का आदी था। इसकी काबिल रश्क सेहत का राज भी यही था। मेरे पास उसने जितने वक्त रोटी खाई, मैंने उसे एक भी वक्त गोश्त नहीं दिया। तंदूर से तड़के वाली दाल मंगवा कर उसे खिलाता रहा। मैंने ये एहतमाम ख़ास तौर पर किया था ताकि वो अपनी असली जगह आ जाए। इस जगह वो आ गया था। मुझे देखते ही हारी हुई आवाज़ में बोला, मेरे साथ आप क्या सलूक करेंगे? वही जो बादशाह बादशाहों के साथ करते हैं। मैंने महाराजा पोरस के वो अल्फाज दोहराए जो उसने सिकंदर आज़म से कहे थे, तुम अब मेरे चक्कर से निकल नहीं सकते। मैंने उसे कहा, बयान तो या न तो, मेरे पास शहादत आ गई है कि लड़के को तुमने इस काम के लिए 4 आने दिए थे कि वो इस औरत की पर्ची पर लोटा घुमा दे। मेरे पास इसकी भी शहादत आ गई है कि तुम इस औरत को फांसना चाहते थे और इसे डिस्पेंसर ने नहीं, तुमने लोटे के अमल के लिए बुलाया था। कहो तो तुम्हारी जुर्म की पूरी कहानी बमे सबूत और शहादत सुना दूं? अगर तुमने खुद ये कहानी सुना दी तो मैं तुम्हारा कुछ ख्याल करूँगा। अगर मुझे चक्कर देने की कोशिश करोगे तो इस औरत के खामिन को कत्ल करने की कोशिश में तुम्हें कम से कम 10 साल के लिए जेल भिजवाऊँगा। वो मर तो नहीं गया? उसने पूछा। तुम अपनी राम कहानी सुनाओ। मैंने कहा, हेरा फेरी नहीं चलेगी। उसने रिश्वत पेश की, मेरे पाँव पकड़े, रिश्वत का भाव चढ़ा दिया। मैं खामोशी से उसके मुंह की तरफ देखता रहा। मुझे मेरे घर ले चलें, उसने कहा, वहाँ जितनी रकम है ले लें, रकम थोड़ी नहीं। मैं खामोश रहा। उसने राजदारी से कहा, मेरे महल्ले की किसी औरत का नाम लें, आपके पास ले आऊँगा। मैं खामोश रहा, लेकिन मेरे अंदर एक बगुला उठ रहा था। उसने कहा, डिस्पेंसर की बड़ी बेटी ला दूँ? खुदा की कसम, ऐसी लड़की कभी आपने ख्वाब में नहीं देखी होगी। मेरे इरादे और कोशिश के बगैर मेरा दायां बाजू लाठी की तरह उठा और मेरा हाथ इस कदर जोर से उसके मुंह पर पड़ा कि वो घूमा, चकराया और मुझसे 3-4 कदम दूर गिरा। वो उठा तो मैंने उसके पहलू में घूसा मारा। वो इस पहलू पर झुका और गिर पड़ा। खुदा ने मुझे बाजू लंबे अता किए हैं और उस दौर में मेरे हाथ में मोहम्मद अली बॉक्सर जैसी ताकत थी।
वो उठ न सका। मैंने उसकी एक कलाई पकड़कर बाजू मरोड़ा और उसे उठाया। वो अधमोया हो गया था। ये शख्स पहले रोज़ मेरे सामने आया था तो इसने मुझ पर अपनी कुव्वत का रौब जमाने की कोशिश की थी कि वो बड़ा गैबी कुव्वत रखने वाला है, मगर गुनहगार की एक्टिंग ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं हो सकती। उसका दिमाग बिल्कुल उसी जगह पर आ गया जहाँ मैं लाना चाहता था। उसने पानी मांगा। मैंने उसे पानी पिलाया और कहा कि अपनी असलियत बताए और अपने गुनाहों की पूरी रुदात सुनाए। उसका बयान बहुत ही तवील था। आपकी दिलचस्पी की बातें यह हैं कि वो अम्बाला में अपने ही जैसे एक मौलवी का शागिर्द था। उस वक्त उसकी उम्र 14-15 साल थी। वो सौतेली माँ के बुरे सलूक से जालंधर से भागा था। अम्बाला की इस मस्जिद में उसने पनाह ली थी। इमाम को उसने बताया कि वो क्यों भागा है और अब वो वापस नहीं जाना चाहता। इमाम ने उसे अपने पास रख लिया, इससे खिदमत कराता रहा और इसे यही इल्म व हुनर सिखाता रहा जिसका कमाल उसने हार और नकदी की चोरी के सिलसिले में दिखाया था। इमाम ने उसे ये भी सिखाया कि लोगों पर जज्बातियत और अपना तकद्दुस किस तरह तारी किया जाता है। कुरान की चंद एक आयत भी उसे याद करा दी और ऐसे वाज सिखा दिए जिनका कोई मौजू नहीं होता, लेकिन सामईन पर वज्द तारी हो जाता है। मुख्तसर ये कि ये शख्स बग़ैर इल्म के आलिम और मजहब से बेगाना रहकर मजहबी पेशवा बन गया। उस्ताद ने उसे किताब से फाल निकालने, गैब का हाल बताने, लोटा घुमाने और ख़वातीन को जज्बातियत के जाल में फंसाकर ऐशो इशरत करने के तरीके बता दिए। मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकना कोई मुश्किल नहीं। उसने कहा, मुसलमान मजहब के नाम पर मर मिटता है। अगर हमारी कौम मजहब से वाकिफ़ हो जाए तो हमारे हाथ की सफाई और ज़बान का जादू ख़त्म हो जाए। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे मुरीदों के दिल में मजहब नहीं बल्कि मजहब का तक़द्दुस कायम रहे। यही वजह है कि हम मौलवी लोग तालीम याफ्ता लोगों के खिलाफ बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को तालीम ने गुमराह कर दिया है। हमारी कोशिश ये भी होती है कि कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास ना जाए, हमारे पास आए, पैसे दे, दुआएं कराए और तावीज़ ले। उसने इमामत के ऐसे ऐसे राज फाश किए जो मैं बयान कर दूं तो मुझ पर कुफ्र का फतवा लग जाए। ये शख्स जब जवान हो गया और आज़ादी से कारोबार चलाने के काबिल हो गया तो अपने उस्ताद की ट्रंक से 500-600 रुपये चोरी करके गायब हो गया। 3-4 जगहों पर रहा, आखिर मेरे कस्बे की इस मस्जिद में आ गया। इसे शायद पता चल गया था कि इस मस्जिद का इमाम मर गया है। इसे मस्जिद दे दी गई। मुसलमान बर्रे सगीर के किसी भी गोशे का हो, उसमें अपनी कौम की हर एक खामी और कमज़ोरी होती है। इस कस्बे में ऐसे वैसे ही मुसलमान मिले जैसे अम्बाला में थे। उसने मज़हब को पूरी कामयाबी से कारोबार बनाया और आमिल भी कहलाने लगा और आलिम भी। उसके अपने एतराफ़ के मुताबिक वो आमिल था ना आलिम। उसकी कामयाबी की वजह वही थी जो इसे उस्ताद ने बताई थी, यानी लोगों की जज्बातियत और अंधी अकीदतमंदी। उसने बताया कि औरत में ये कमज़ोरी ज़्यादा पाई जाती है। इसी कबाहत की बदौलत औरतें उसके जाल में उलझी रहती थीं। इसके एक वाले जुर्म के मुताबिक डिस्पेंसर की बड़ी बेटी भी उसके टेलीफोन से महफूज नहीं रही थी। डिस्पेंसर उसका अंधा मुरीद था। सिर्फ ये एक औरत थी जिस पर उसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था जो उसकी असलियत भांप गई थी। इस शख्स ने इस औरत के मुतालिक वही बयान दिया जो इस औरत और इसके खामिद की ज़बानी में आपको सुना चुका हूँ। एक रोज़ डिस्पेंसर ने इसे बताया कि उसकी बीवी ने ट्रंक खोला तो उसे पता चला कि सोने का एक हार और 300 रुपये गायब हैं। मौलवी ने फ़ौरन कहा, लोटा चोर को पकड़ेगा। उसने कोई अदाकारी की और डिस्पेंसर को लोटा घुमाने का दिन और वक्त बता दिया। उसने बयान में कहा कि उसने इस औरत को फांसने की तरकीब सोच ली, उसे झांसे दिए, धमकियां भी दी, आखिर उसे मुश्तबा अफराद में शामिल कर लिया। लोटा थामने वाले लड़के को उसने 4 आने देकर मशक कराई कि वो किस तरह लोटा घुमाएगा। आज 4 आने कुछ भी नहीं समझे जाते। उस ज़माने में 4 आने में एक कुनबे की हंडी पक जाया करती थी। लड़के ने उसका ये फरेब कामयाब कर दिया। औरत का रद्द अमल वही था जो मैं आपको सुना चुका हूँ। इस शख्स ने औरत से कई बार कहा कि वो इसके पास आ जाए, इल्ज़ाम साफ कर दिया जाएगा, मगर औरत किरदार की बहुत पक्की साबित हुई। मौलवी ने उसके खामिद को भी फांसने की कोशिश की मगर बेसूद। इस दौरान वो डिस्पेंसर को भड़काता रहा। 2-3 बार डिस्पेंसर ने इसे कहा भी कि बेशक
لوٹا اسی عورت کے نام پر گھوما ہے، لیکن غور کیا جائے تو ممکن نظر نہیں آتا کہ اس عورت نے چوری کی ہوگی۔ اس نے مولوی کو بتایا کہ زیورات والے ٹرنک کہاں پڑے تھے، مگر اس شخص نے اقبالی بیان میں کہا کہ اس نے ڈسپینسر سے کہا کہ لوٹا میں نے نہیں، قرآن کی آیات نے گھمایا ہے۔ قرآن کے احکام پر شک کرنا گناہ ہے، اور یہ عورت اور اس کا خاوند چوری کے گناہ کے علاوہ قرآن آیات کی نافرمانی کا گناہ بھی کر رہے ہیں۔ اس نے ڈسپینسر کو قرآن اور اسلام کے نام پر ایسا بھڑکایا کہ اسے اپنے اوپر قابو ہی نہ رہا۔ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ اس عورت کو اور اس کے خاوند کو اگر چوری کی سزا نہ مل سکے تو انہیں قرآن آیات کی نافرمانی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ جو کوئی قرآن آیات کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اسے سزا دینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ڈسپینسر چونکہ جنونی مذہبی پرست تھا، اس لیے اس نے اپنے فرض ادا کر کے ثواب دارین حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس عورت کے خاوند کو دوائی دی تو اس میں زہریلی دوائی کی آمیزش کر دی۔ اس نے میری مرضی کے مطابق بیان دے دیا۔ میں نے اسے دودھ پلایا، پھر چارپائی اور بستر منگوا کر اسے اسی کمرے میں سلا دیا۔ اس سے پہلے وہ فرش پر سوتا تھا۔ سحر کا وقت تھا، میں بھی ذرا آرام کے لیے چلا گیا۔ 8-9 بجے میں اپنے دفتر میں آیا اور اس کے لیے نہایت اچھا ناشتہ منگوایا۔ اسے اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اسے حوالات میں بند نہ کیا، اپنے دفتر میں لے آیا، اس کی اسی طرح عزت کی جس کا وہ عادی تھا۔ اسے بذریعہ لاری دوسرے شہر میں مجسٹریٹ کے پاس بیان قلم بند کرانے کے لیے لے جانا تھا۔ میں اسے ہتھکڑی لگانے لگا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے انہی لوگوں میں سے گزر کر لاری اڈے تک جانا تھا جو اسے جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہتھکڑی نہ لگاؤں۔ میری ضرورت یہ تھی کہ وہ مجسٹریٹ کو میری مرضی کے مطابق بیان دے دے۔ میں نے اسے کہا کہ ہتھکڑی نہ لگانا جرم ہے، لیکن میں اس کے احترام کو قائم رکھنے کے لیے یہ جرم کر گزروں گا، اور اگر اس نے مجسٹریٹ کو بیان دیتے ہوئے کوئی گڑبڑ کی تو اسے اس عورت کے خاوند کے قتل کے جرم میں سزائے موت دلاؤں گا۔ کیا وہ مر گیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، وہ مر گیا ہے۔ اسے مجسٹریٹ کے پاس لے گیا۔ اس نے بھی ڈسپینسر کی طرح میری مرضی کے مطابق بیان قلم بند کرا دیا۔ اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ میں واپس آیا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ASI ڈسپینسر کی بیٹی کو اور اس نوجوان کو لے آیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے یہ نہیں بتایا کہ ان کی شناخت کے لیے نوجوان کے باپ اور لڑکی کے بڑے بھائی کو ASI ساتھ لے گیا تھا۔ وہ دونوں تھانے میں بیٹھے تھے۔ لڑکی رو رہی تھی۔ بخدا مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ میرے دفتر میں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بھگا لے جانے والا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ شاید اپنے آپ کو چالاک اور ہوشیار سمجھتا تھا۔ میرا ہاتھ لڑکی کے سر پر تھا۔ وہ اٹھا اور بڑی پختہ آواز میں بولا، دیکھو صاحب، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں نے اسے اغوا نہیں کیا تھا، یہ خود میرے ساتھ گئی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے ویسا ہی تھپڑ اس کے منہ پر مارا جیسے مولوی کو مارا تھا۔ مولوی تو جسم جثے والا آدمی تھا، مجھ سے 3-4 قدم دور گرا تھا۔ یہ نوجوان 6-7 قدم دور دیوار سے جا لگا۔ ہیڈ کانسٹیبل اندر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے پچھلے کمرے میں لے جا کر بند کر دو۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے لے گیا تو میں نے لڑکی کے بھائی کو اندر بلا کر کہا کہ اپنی بہن سے کہو کہ مجھے تھانے دار نہ سمجھے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ بھائی نے بہن کو سمجھا دیا۔ میں نے سوٹ کیس کھول کر ہار نکالا۔ بھائی نے ہار پہچان لیا۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا۔ لڑکی کو اپنے قریب بٹھا کر اس کے دل سے پولیس اور اس کے جرم کی دہشت نکالنے کی کوشش کی۔ اس کیفیت میں مجرم تنکوں کے سہارے ڈھونڈا کرتے ہیں۔ یہ تو پردہ نشین لڑکی تھی۔ اس نے میری شفقت قبول کر لی۔ اس نے میرے کہنے پر برقعے کا نقاب اٹھا دیا۔ میں جو پوچھوں مجھے بالکل صحیح بتا دینا تاکہ میں تمہیں بچا سکوں۔ میں نے کہا، میں تمہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتا، تمہیں گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہار اور روپے تم نے ٹرنک سے نکالے تھے؟ جی۔ اس نے کچھ سر ہلایا، کچھ سرگوشی کی۔ یہ چوری اسی نے کی تھی۔ مجھے پہلے روز ہی شک ہو گیا تھا کہ چور اسی گھر میں موجود ہے۔ مجھے شک اس لڑکی کے بڑے بھائی پر تھا۔ آگے چل کر لڑکی پر بھی شک ہوا تھا، لیکن میری توجہ بڑے بھائی پر تھی۔ میں نے اسی شک کی بنا پر ڈسپینسر سے کہا تھا کہ میں چور پکڑ دوں گا لیکن رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ میرا مقصد یہی تھا کہ ایک مسلمان گھرانہ بدنام نہ ہو۔
اندر ہی اندر معاملہ دب جائے۔ اس بدبخت نوسرباز مولوی نے ایسے حالات پیدا کر رکھے تھے کہ ڈسپنسر میری بات سمجھ نہ سکا۔ اب اس گھر کی ایک لڑکی چوری کا اعتراف کر رہی تھی، میں اسے بچانا چاہتا تھا۔ میری حوصلہ افزائی اور مشفقانہ سلوک کے زیر اثر اس نے اپنا سینہ میرے آگے کھول دیا۔ میں ہمدردی کا اظہار کرتا گیا اور وہ بولتی گئی۔ مختصر یہ کہ وہ باپ کے سلوک اور اتنی کڑی پابندیوں سے تنگ آ گئی تھی۔ ان کے گھر میں کبھی کوئی ہنسا اور مسکرایا نہیں تھا۔ باپ صرف ڈانٹتا ہی نہیں تھا بلکہ دونوں بیٹیوں پر شک کرتا رہتا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز میں طنز ہوتی تھی۔ کوٹھے پر بیت الخلاء میں دیر لگ جائے تو باپ پوچھتا تھا، کیوں دیر لگی؟ یہ الفاظ اس کی زبان پر رہتے تھے۔ اوپر جا کر کسے دیکھتی رہتی ہو؟ نماز اس انداز سے پڑھنے کو کہتا تھا کہ بہن بھائیوں کے دل میں سے نماز کی پسندیدگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ نماز خدا کے حکم سے نہیں باپ کے حکم سے پڑھتے تھے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے لیے اور اس کے بہن بھائیوں کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک وقت وہ ہوتا تھا جب ان کا باپ ان کی ماں کو مارتا پیٹتا تھا، ذرا سی بات پر ماں کو مارنے لگتا تھا۔ مختصر یہ کہ گھر جہنم بنا ہوا تھا۔ لڑکے تو باہر گھوم پھر لیتے تھے۔ مصیبت لڑکیوں کے لیے تھی جو دروازے میں ذرا سا پردہ اٹھا کر ایک آدھ منٹ کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن تو پتھر بن گئی ہے، جیسے وہ جوان ہوئی ہی نہیں، اندر ہی اندر مر گئی، مگر یہ بڑی لڑکی اپنے من کو نہ مار سکی۔ ایک طرف تو باپ انہیں باہر کی ہوا سے بھی بچائے پھرتا تھا، دوسری طرف یہ عالم کہ اس مولوی جیسا مجرم انسان کھلے بندوں ان کے گھر آتا تھا۔ 2 بار بڑی لڑکی مولوی کے ہاں گئی، مولوی نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا۔ اس شخص نے محبت کا اظہار کیا تو مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی پر لطف ہے۔ اس لڑکی نے کہا، اگر یہ محبت مجھے اپنے باپ سے مل جاتی تو میں خراب نہ ہوتی۔ اس سے اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ قیدی ہے اور پنجرے میں بند ہے۔ اس احساس نے اسے کوٹھے پر تانگ جھانک کا عادی بنایا اور چند دنوں بعد اس کی نظریں اس نوجوان پر ٹھہر گئیں۔ آپ لڑکی کو آوارہ اور بدمعاش کہیں گے، انسانی نفسیات کی سوجھ بوجھ رکھنے والوں کی رائے کچھ اور ہے اور یہی رائے صحیح ہے۔ ان دونوں کے درمیان پہلے اشارے ہوتے رہے، پھر اس نوجوان نے یہ دلیری کی کہ ایک رات کوٹھوں کے اوپر سے لڑکی کے کوٹھے پر آ گیا۔ اس سے پہلے یعنی دن کے وقت لڑکی کو لڑکے کا پیغام ملا تھا۔ پیغام لانے والی کون تھی؟ میری وہی مخبر عورت جس نے مجھے رپورٹ دی تھی کہ ڈسپنسر کی بڑی بیٹی ایک نوجوان سے چوری چھپے ملتی ہے۔ میں نے آپ کو اس قسم کی عورتوں کے متعلق بہت کچھ بتا رکھا ہے۔ یہ پیغام رسانی بھی کرتی ہیں، مخبری بھی کرتی ہیں۔ اس عورت نے بھی دونوں کام کیے۔ وہ اس فن کی ماہر تھی۔ لڑکی کی اس نوجوان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے اسے محبت دی اور جذباتی سہارا بھی دیا۔ اس کے بعد اس کی حوصلہ افزائی یہ مخبر عورت کرتی رہی۔ کوٹھے پر رات کے وقت بہت ہی مختصر 3-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک بار باپ نے پکڑ لیا اور اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ لڑکی کو باہر کا سہارا مل گیا تھا۔ اس نے اس عورت کی وساطت سے نوجوان کو اوپر بلایا۔ اس روز ڈسپنسر اپنی بیوی کے ساتھ کسی رشتے دار کی شادی پر چلا گیا تھا۔ دن کو لڑکی کے دونوں بھائی گھر سے چلے گئے۔ اس کی چھوٹی بہن کو آزادی ملی تو بڑی بہن نے اسے پڑوسیوں کے گھر بھیج دیا۔ اس نے باہر کا دروازہ اندر سے بند کیا، ٹرنکوں والے کمرے میں جا کر زیورات والے ٹرنک کے اوپر سے 2 سوٹ کیس اور ایک ٹرنک اتارا، نیچے والے ٹرنک کا تالا کھولا اور ہار اور رقم نکال کر چھپا دی۔ اس نے ہار صرف اس لیے نکالا تھا کہ یہ زیادہ قیمتی تھا، اسے بیچنے کا ارادہ تھا۔ اس نے ٹرنک اسی طرح رکھ دیے جس طرح رکھے رہتے تھے۔ رات کوٹھے پر وہ نوجوان آ گیا۔ لڑکی نے اسے ہار اور رقم دے کر کہا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ چلنے کو تیار ہے اور یہ ہار اور رقم اسی مقصد کے لیے ہے۔ وہ ہار اور رقم لے گیا۔ لڑکی کو لڑکے کے پیغام کا انتظار تھا۔ 8-10 روز مزید کرنا پڑا۔ ایک روز چوری کا انکشاف ہو گیا اور جب ڈسپنسر گرفتار ہو گیا تو نوجوان کا پیغام ملا۔ لڑکی رات کو نکل گئی۔ لڑکا باہر انتظار میں تھا۔ وہ رات کی گاڑی سے نکل گئے۔ لڑکا اسے اپنے دوست کے گھر لے گیا تھا، مگر دوسری رات یہاں قصبے سے اس کے دوست کے گھر کا ایک آدمی وہاں پہنچا اور اسے بتایا کہ پولیس نے اس کا ایڈریس پوچھا ہے۔ اگر تمہارا دوست تمہارے گھر ہے تو اسے فوراً گھر سے نکال دو۔ دوست نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ دوست کی بیوی پہلے ہی انہیں گھر میں رکھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ دونوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
کچھ رقم لڑکا بھی گھر سے لے گیا تھا۔ وہ بیکار گھومتے پھرتے رہے۔ رات کی گاڑی سے انہوں نے دلی جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ جذبات کے زیر اثر گھروں سے بھاگے تھے۔ اس نوجوان نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا، گھبراہٹ میں لڑکی کو ساتھ لیے آوارہ پھرتا رہا اور دونوں پکڑے گئے۔ نوجوان کا تفتیش کے خصوصی کمرے میں بیان لیا۔ اس نے لڑکی کے بیان کی تصدیق کی۔ میں لڑکی کو مزید ذلت سے بچانا چاہتا تھا، اس کی خاطر مجھے لڑکے کو بھی چھوڑ دینا تھا۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو اور لڑکے کے باپ کو اندر بلایا اور ایسی کارروائی شروع کر دی جس کا تھانے داری کے فرائض کے ساتھ دور پار کا بھی تعلق نہیں تھا۔ میں نے لڑکے کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کر دے۔ اگر اس نے ہیرا پھیری کی تو میں اس کے بیٹے کو چوری اور اغوا میں 8-10 سال کے لیے اندر کرا دوں گا۔ باپ مان گیا۔ لڑکا پہلے ہی رضامند تھا۔ اس کے باپ کے متعلق مجھے معلوم تھا کہ اسے کم از کم 5 سال سزا ضرور ملے گی۔ میں اس کفرستان میں، جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، مسلمانوں کی عزت و وقار کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر بعض مسلمانوں کو اپنے وقار کا کوئی خیال نہ تھا۔ میں نے ہار اور رقم کی چوری کا کیس دبا لیا، لڑکی اور لڑکے کو گھر بھیج دیا۔ ڈسپنسر اور اس کے مرشد نوسر باز کے کیس کا فیصلہ 4 ماہ بعد ہوا۔ میں نے کیس بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ ڈسپنسر کو 6 سال اور مولوی کو 2 سال سزائے قید ہوئی۔ ان کی اپیلیں مسترد کر دی گئیں۔ اس کے فوراً بعد ڈسپنسر کی بیٹی کی شادی اس نوجوان کے ساتھ کر دی گئی۔